140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं आपको इशारों में बात करनी पड़ रही है। मुझे शर्म आती है कि मेरा प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेके बोल नहीं पा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। कि हमारे विदेश मंत्री लाल क्या बोलते हैं उसको, लेजर की आंखें बना के रील बहुत बनाते हैं। वो नहीं बनाते हैं, लोग लगा देते हैं सोशल मीडिया पे। आप जानती हैं, आप तो खुद सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे काहे लगाते हैं। राहुल गांधी जी के वीडियो आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं आजकल, उनके चलने के, उनके इस तरीके से खड़े होने के, बातचीत करने के, तो रील तो बनते ही हैं। रील जब पहलगाम का आतंकी हमला होता है तब कोई रील नहीं बनती है। जब मृत लोगों के शरीर पड़े रहते हैं कोई रील नहीं बन सकती। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है आपकी लाल आंख लेजर वाली रील नहीं बन सकती है। थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए ना। मोदी जी संसद टीवी चले जाएं, अपनी स्पीच के व्यूज और राहुल गांधी जी के स्पीच के व्यूज देख लें। वो अपनी स्पीच के नीचे कमेंट और राहुल गांधी जी की स्पीच के नीचे कमेंट। ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी वालों से मिल लीजिए, वो कहते हैं कि इसके बाद से हमारी छवि बड़ी धूमिल हो गई। मोदी जी तो 56 इंच के माने जाते थे, 56 इंच के तो छोड़िए 56 सेंटीमीटर के नहीं रहे। मोदी जी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाए। बड़ा पाप उन्होंने किया है, वो है सेना को अपने पॉलिटिकल यूज के लिए इस्तेमाल करना, अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करना। मैं राहुल गांधी को अपना लीडर इसलिए मानती हूं क्योंकि मुझे वो निर्भीक लगते हैं। मुझे वो एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो बिना समझौते के लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में ही न जाने कितने कार्यकर्ता हैं, कितने सक्षम कार्यकर्ता हैं जो किसी परिवार से नहीं आते हैं, तो टिकट पाने के लिए उनको अपने हवाई चप्पल और न जाने कितने जूते घिस देने पड़ते हैं। सुप्रिया जी, ये एक सवाल तो बनता है विकास जी देखिए, सुप्रिया श्रीनेत को आसानी से उनके बनिस्पत टिकट मिल सकता है, प्रियंका गांधी को आसानी से उनके बनिस्पत टिकट मिल सकता है, और वैसे कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता। देखिए ये मुट्ठी भर लोग हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं, 30-40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आती है, उसमें राहुल जी भी होते हैं, उसमें तमाम ऐसे लोग होते हैं जो गैर परिवारवाद के हैं, बड़े नेता हैं हमारे। राहुल जी की डिमांड सब लोग क्यों करते हैं? जब चुनाव है तो मुझे राहुल गांधी चाहिए, मेरे लिए आके कैंपेन करें और फिर मैं परिवारवाद के लिए मैं अपना ज्ञान दूंगा, ये नहीं हो सकता। राहुल जी के बारे में जो भी अवधारणा फैलाई गई वो पूर्णतः गलत है। वो हर मुद्दे पर सही साबित हुए, वो इकोनॉमी पर सही साबित हुए, वो नोटबंदी पर सही साबित हुए, वो कोरोना पर सही साबित हुए, वो चीन पर सही साबित हुए, वो हर मुद्दे पर सही साबित हुए। वार्तालाप के इस एपिसोड में हमारी मेहमान हैं पत्रकारिता छोड़ राजनीति में आई सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी से। आज की तारीख में वो सोशल मीडिया संभालती हैं, डिजिटल में कांग्रेस पार्टी को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखती हैं, और टीवी पर आप इनको हर शाम देखते हैं। तो आज सुप्रिया श्रीनेत से विस्तार से बातचीत करते हैं उन सभी मुद्दों पर जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रख रही है या जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखने से बच रही है। सुप्रिया जी, लोकमत हिंदी का ये कार्यक्रम है जिसको हम लोग वार्तालाप कहते हैं जी, और इसमें तसल्ली से बैठ कर कुछ मुद्दों पे बातचीत होती है, बहुत अच्छी और बात वही है हम लोग करने वाले हैं, है ना। आपको टीवी डिबेट में काफी आक्रामक और जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, यहाँ तसल्ली से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अभी जो सबसे मतलब ज्यादा लंबे लंबे जवाब देने आराम से। ठीक है, जवाब टू द पॉइंट हो और जितने विस्तार में हो हमें वो पछता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा जो अभी गरमाया हुआ है वो जो आप लोगों ने एक आरोप लगाया है भारतीय चुनाव आयोग पे, बड़े गंभीर आरोप हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इतना लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतने डिटेलिंग में, ऐसा लग रहा है कि वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी प्रोजेक्ट की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी तैयारी कब शुरू हो गई थी ये, क्योंकि ये कुछ दिनों का काम तो है नहीं, और कितनी मेहनत, कितनी टीम इसमें लगी। कब ये तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी थी कि हमें ऐसा कुछ करना है? देखिए राहुल जी के पास या हम में से किसी के पास भी लोग आके कहते थे कुछ गड़बड़ है, और जब चुनावी नतीजे आप जमीन पर जब जाते हैं, और स्पेशली जो बड़े नेता हैं जब वो जमीन पर जाते हैं तो आपको क्राउड के व्यवहार से पता चल जाता है। आप कुछ कह रहे हैं, रैली में रिएक्शन कैसा आ रहा है, पता चल रहा है ये जो भीड़ है ये उत्तेजित है, ये बदलाव करना चाहती है या ये ऐसे ही सुनने आई है। तो वो चीज हमने मध्य प्रदेश में देखी थी। मध्य प्रदेश में बिल्कुल उबाल पर था एंटी इनकम्बेंसी, और बिल्कुल लगता था कि लोगों ने मन बनाया हुआ है बदलने का। फिर हरियाणा का चुनाव भी बिल्कुल ऐसा लगता था, महाराष्ट्र का चुनाव तो पत्रकार भी कहते थे हम जीत रहे हैं। तो लगातार जब ऐसी चीजें होती रही और चुनाव का परिणाम कुछ और आता था, तो कहीं ना कहीं ये संशय जरूर मन में होता था कि ऐसा कैसे हो रहा है। ईवीएम पर भी बहुत संशय है, 19 लाख ईवीएम गायब है, वो अलग डिबेट है। लेकिन जब महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा आया और हमने देखा कि 5 साल में
32 लाख वोट ऐड हुए हैं, 5 महीने में 40 लाख से ज्यादा ऐड हुए हैं। और उसके पहले 2019 में, 2014 में, 2009 में, 2004 में हर बार 5 महीने में जो वोट ऐड हुए हैं वो 5 साल के आधे हैं। और ये स्वाभाविक भी है, 5 साल में आप ज्यादा वोट ऐड करते हैं, 5 महीने में कम ऐड करते हैं। और ये पूरा डेटा वाइज राहुल जी ने इसके बारे में भी चर्चा की है। तो फिर ना एक पैटर्न आना शुरू हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि 5 महीने में ज्यादा वोटर ऐड हो गए, ऐसा कैसे कि एक चाल में 20-20 लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं 5 महीने में, ऐसा कैसे कि जिन कंस्टिट्यूएंसीज में नाम ऐड हो रहे हैं वो बीजेपी जीत रही है, ऐसा कैसे कि हमने लोकसभा स्वीप किया 5 महीने पहले, 5 महीने बाद इस तरह से हार होती है। तो ये जो सारे सवाल थे इसको फिर हम लोगों ने साइंटिफिकली डेटा निकालकर देखना शुरू किया। और ये डेटा सारा इलेक्शन कमीशन का डेटा, ये हमारा डेटा तो है नहीं। और इलेक्शन कमीशन का इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। आपने कैसे मतदाता बढ़ा दिए, ये कौन से लोग थे, उन्हीं सीटों पर जो कम अंतर की थी बीजेपी कैसे जीत गई जहां पर मतदाता ज्यादातर ऐड हुए थे। तो ये एक प्रक्रिया शुरू हुई। और फिर हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद जब लोगों ने लोकसभा चुनाव का आकलन किया तो देखा कि बहुत छोटे छोटे मार्जिन पर अंतर आया। तो जिस महादेवपुरा का जिक्र आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है राहुल जी ने प्रेजेंटेशन ही की, और आरोप तो क्या, उन्होंने तो देश के सामने सबूत रख दिया है। तो उन्होंने जब महादेवपुरा का हमारे पास डेटा आया और हमारी टीम्स ने इस पर काम करना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये कोई डिजिटली रीडेबल कॉपी नहीं थी और बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझते। तो मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा मतलब समझाना चाहिए। आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, आप मेरी डीपी पर जाइए, आपको शायद मेरी पिक्चर अच्छी लगे, मैंने राहुल गांधी की फोटो लगा के रखी है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप नहीं ले सकते क्योंकि व्हाट्सएप अब प्रोटेक्ट करता है, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। वैसे ही इलेक्शन कमीशन अब ऐसी लिस्ट नहीं लगाता है जिसको आप डिजिटली स्कैन करके पढ़ सके। मतलब उसमें मान लीजिए विकास कुमार जी का नाम कहां है, कंट्रोल F करके ढूंढ सके, वो नहीं है अब। तो अब वो स्कैन कॉपीज लगने लगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे में नियम बदला कि भाई लोगों को दस्तावेज नहीं मिल सकेंगे चुनाव के, जिस तरह से ये नियम बदला गया कि अब हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं देंगे, हम 45 दिन से ज्यादा वो डेटा नहीं रखेंगे। आज के युग में जहां पर क्लाउड है, जहां पे हार्ड ड्राइव और तमाम साधन है, आप डेटा नहीं रख पा रहे। तो ये सारी जो चीजें थी ये बहुत ही हतप्रभ करने वाली थी। तो जब महादेवपुरा का डेटा आया, और अगर उस पेपर को आप लगाइए तो 7 फीट ऊंचा वो पुलिंदा बनता है। जी हाँ, वो फोटो भी राहुल जी ने दिखाई, 7 फीट ऊंचा बनता है। उसको मैनुअली हम लोगों ने देखा, और जब मैनुअली देखने के बाद जो चीजें सामने आई, एक कहीं घर में 8 बाय 10 का घर है, वहां पर आपने 80 लोग रखे हुए हैं, तो सब 1 बाय 1 स्क्वायर फीट पकड़ के खड़े हुए लोग हैं। एक ब्रूअरी है, वहां पर 60 लोग हैं। मकान नंबर 39 पर वहां पर 40 से ज्यादा लोग हैं। फिर गुरकीरत सिंह डांग 50 जगह वोट कर रहे हैं। एक विशाल सिंह है, वो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका में वोट कर रहे हैं। जिन देवी जी का नाम लिया था, शकुन देवी जी का, राहुल जी ने तो 2 बार कहा था, वो तो 3 बार वोट करती हुई अलग अलग जगहों पे पाई गई। उनके पति भी 3 जगह वोटर मिले। फिर उसके बाद जो चीज हुई ना, वो बड़ी मुझे लगता है बड़ी रोचक है। राहुल जी ने ये डेटा देश के सामने रख दिया, ये सबूत है। और ये कोई हमारे घर का डेटा नहीं है, कांग्रेस के ऑफिस में, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वहीं से हमने निकाला है। अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग होता तो वो कहता इतनी बड़ी अनोमली आपने पकड़ी है, उसके लिए साधुवाद, अब हम अपनी वोटर लिस्ट खंगालेंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं, 4-5 बार के चुने हुए सांसद हैं, आपने बजाय वो करने के आप उन पर ही हावी होने लगे। और लेकिन देश ने इसका बड़ा तगड़ा जवाब दिया। लोग अपने आप से जाकर डेटा खंगालने लगे, और फिर पता चला कि कैसे केरला में, जहां पर एक सीट त्रिशूर की बीजेपी ने जीती, वहां पर एक महिला ने कहा मेरे घर में 9 लोग रजिस्टर्ड हैं, मुझे पता ही नहीं है, मैं एक व्यक्ति यहां रहती हूं। बिहार में SIR की एक्सरसाइज होने के बाद जमुई में 247, मुजफ्फरपुर में 269, पिंकी पासवान जी के घर में 20 लोग रह रहे हैं, कोई अंसारी है, कोई शर्मा है, कोई ठाकुर है, कोई पासवान है। तो ये सारी जो चीजें आनी शुरू हुई। बिहार में उप मुख्यमंत्री के 2 वोट हैं, विजय सिन्हा जी के, निर्मला देवी जी मेयर के 2 वोट हैं, वीणा देवी सांसद है LJP की, घटक दल इनका है, उनके 2 वोट हैं। तेजस्वी यादव पे 2 एपिक नंबर के आरोप हैं, लेकिन उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया है, इन लोगों के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो जब ये धांधली शुरू हुई और लोगों ने जब दिखानी शुरू करी, तो कहीं ना कहीं सुई की नोक आकर चुनाव आयोग पे रुक जाती है। और मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है, या जो लड़ाई को वो ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की भी लड़ाई नहीं है, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की भी लड़ाई नहीं है। ये एक सैद्धांतिक लड़ाई है जो हमारे संविधान की आत्मा है। 1 मैन 1 वोट। आप दुनिया के हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी हो
या हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी हो, आप पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, आप अगड़े हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप दिहाड़ी मजदूर हो, आप महिला हो, पुरुष हो, आप तमिल बोलते हो, आप तेलुगु बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, इस देश के संविधान ने आपको एक वोट की ताकत दी है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और किसी भी निष्पक्ष चुनाव की मुझे लगता है नींव जो है वो एक साफ सुथरी क्लीन वोटर लिस्ट है। और विपक्ष क्या मांग रहा है, और इसी पर मैं बात अपनी एंड करती हूं। विपक्ष कोई चांद तारे तो मांग नहीं रहा कि भैया तोड़ के ले आओ। विपक्ष कह रहा है आप साफ सुथरी वोटर लिस्ट दे दीजिए। हमारी आवाज में आवाज अब बीजेपी मिला रही है। हाँ, बीजेपी के तमाम लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। अच्छी बात है, आप राहुल गांधी जी का के बात को बुलंद ही कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आप अपनी मूर्खता में कर रहे हो उसको बुलंद, लेकिन वो भी अब सबूत देके बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो भाई वोटर लिस्ट बनाने का काम एक संवैधानिक संस्था के पास है। वो संवैधानिक संस्था बजाय काम करने के फर्जी फैक्ट चेक में लगी हुई है। वो नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ व्हाट्सएप पे फर्रे भेज रही है। वो हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर रही है जो सच दिखा रहा है। भाई अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप राहुल जी से ओथ लेने को कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर से कब ओथ लेने को कहिएगा? तमाम लोग बोल रहे हैं। अब परसों नरसों में देख रही हूँ गिरिराज सिंह जी, खैर नेहरू जी को ले आए, वो तो आना ही था। नेहरू जी का नाम ना लिया जाए और कोई चर्चा हो जाए इस देश में, वो कैसे संभव है? लेकिन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल के खिलाफ हो रहा है काम। मेरा सवाल अभी भी वही है। हाँ। ये आपने बताया एक पक्ष है हाँ। जिसको आप लोग बता रहे हैं, और मैं भी ग्राउंड पे गया, मैंने देखा कि इससे क्या बदल रहा। वो हमारी दूसरी रिपोर्ट में हमारे दर्शक देखेंगे जी। मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी ने कैसे एक टीम बनाई। जैसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में सुप्रिया जी एक धारणा है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी के बारे में धारणा ये है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ हो और वो बाहर न आए, ये मुश्किल है। खबरें आपके यहाँ से आ जाती हैं। कांग्रेस है, यहाँ से चीजें बाहर नहीं आती है। अच्छा, और क्या? तो अब इस इंटरव्यू में आप बता दीजिए कि जब जो अभी तक नहीं हुआ मैं बता दूं। हाँ, आप बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये पार्टी को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, आपने बताया अपने जवाब में। मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये लगने के बाद लीडरशिप ने, राहुल गांधी ने क्या सोचा, कैसे एक टीम बनानी? ये तो पूरा डेटा माइनिंग वाला काम है जो मैं आपको एक बात जर्नलिस्ट करते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ राहुल गांधी जी के बारे में। उनका एक स्वभाव है, वो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, और वो हल्की बात नहीं करते। और ये मैंने उनके साथ तमाम चीजें पर्सनली या प्रोफेशनली डिस्कस करके उनको तमाम इश्यूज पर स्टैंड लेते हुए देखा है। वो हल्की बात नहीं करते। तो जब उनको लगा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उन्होंने 50 लोगों को बुलाकर उसको डिस्कशन वगैरह नहीं किया। उन्होंने एक टीम सेटअप करी। उस टीम ने गहन काम किया 6 महीने, और उस 6 महीने का नतीजा आपके सामने। अभी और भी खुलासे होंगे क्योंकि और भी जगहों के वोट्स और भी जगहों की वोटर लिस्ट खंगाली जा रही है। अभी खुलासे होने बाकी हैं, जैसा कि उन्होंने सदन में कहा था निकलते हुए कि ये पिक्चर अभी बाकी है। तो ये अभी आपको बहुत सारी जगहों का सच सामने आएगा, और सच बड़ा भयावह है। कुछ सच हम लोगों को पता है, सच बड़ा भयावह है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इस तरह की धांधली नहीं हो रही है, और उसका सीधा सीधा फायदा सत्ता पक्ष बीजेपी को नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में एक चीज है, जब वो कोई चीज का मन बना लेते हैं फिर वो पूरी तल्लीनता से उस पर जुट जाते हैं। चाहे वो संविधान की बात हो 2024 में, चाहे कास्ट सेंसस की हो, चाहे वोटर अधिकार की आज की बात हो। उन्होंने बहुत क्लोजली मॉनिटर करके एक टीम बनाई। उस टीम ने बड़ी गहन जांच करी। देवर इन कांस्टेंट टच। इतना तो मैं नहीं बता सकती हूं, लेकिन अच्छे लोग थे, और ऐसे लोग थे जो डेटा समझते हैं, जो डेटा खंगाल सकते हैं। देखिए, मैनुअली एक फोटो लेकर और उस 7 फीट में उस फोटो को खोजना, ये बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन उन्होंने वो करा। तो इसमें टाइम लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में चुनाव आयोग को, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65 लाख लोगों के नाम दिए जो वो नहीं देना चाहता था, चुनाव आयोग को मरता क्या ना करता नाम तो देने ही पड़ेंगे। 65 लाख लोगों के भी नाम देने पड़ेंगे, और चुनाव आयोग को एक काम और करना पड़ेगा, उनको डिजिटल लिस्ट देनी पड़ेगी। आप डिजिटल लिस्ट दे दीजिए, पब्लिक ऑडिट होने दीजिए ना डिजिटल लिस्ट का। मतलब चलिए मैं ये कहती हूं, आप बिल्कुल तटस्थ व्यक्ति हैं, आप ना कांग्रेस के बिलीवर हैं ना बीजेपी के बिलीवर हैं। दोनों तरफ से बात कही जा रही है कि वोटर लिस्ट में कुछ है, तो इसका सुधारने का काम कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक डिजिटल वोटर लिस्ट। इस मांग के खिलाफ क्यों है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग कह रहा है कि यही सुधारने के लिए तो हम एसआईआर कर रहे हैं बिहार में, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है, ये कुतर्क है, ये कुतर्क है। और मैं बताती हूं क्यों। आपने एसआईआर तो किया, अभी एसआईआर के बाद तो एक घर में औरैया में आपने 1,58,770 वोट काट दिए। आपने जीवित लोगों को मृत कर दिया, जो बेचारे लोग स्वर्गवासी हो चुके उनको आपने जिंदा कर दिया। राहुल जी ने कहा तो जिंदगी के बड़े अनुभव थे,
मृत लोगों के साथ चाय पीने का अनुभव पहली बार चुनाव आयोग ने दिया और वो मिले उन लोगों से। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग का ये कुतर्क है, ये कुतर्क बीजेपी भी करती है। एसआईआर के बाद ही तो पता चल रहा है कि जमुई में 269, मुजफ्फरपुर में 247, औरैया में पिंकी पासवान जी के यहाँ तमाम वो जो दो मैंने बताए, विजय सिन्हा जी और गणेश जी जो उनके विधायक हैं, या वीणा जी या निर्मला देवी जी, इन सबके वो तो एसआईआर के बाद आ रहे। तो एसआईआर से फायदा क्या हो रहा है? और एसआईआर की देखिए सच्चाई सबको पता है। बीएलओ ने अपने दफ्तर में बैठकर सबके बिहाफ पे साइन करके जमा कर दिया है। अब लोग दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। आपको लगता है बिहार के 8% वोट, 8 से ज्यादा एक्चुअली 65 लाख, करीब 8 से 9% के बीच में वोट होते हैं, ऐसे ही कट जाएंगे? और किस धृष्टता से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ये नहीं बताएंगे किसके काटे, और ये भी नहीं बताएंगे कि किस नियम के तहत काटे। अरे भाई, कोई आपकी दादागिरी है, कोई मनमर्जी है? हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का अब आ गया गाइडलाइन, चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। एक सवाल इसमें यह है सुप्रिया जी कि एसआईआर की जो लिस्ट अभी आई है जिस पे आप लोग बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, त्रुटियां हो जाती है और ये फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी तो ये मसौदा भर है, इसमें सुधार की गुंजाइश अभी है। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ, हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है और होना भी चाहिए। जो लोग मृत हैं वो हट जाएं, जो कहीं और चले गए वो कहीं और वोटर बन गए, होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में किया जा रहा है, देखिए बिहार में 2-4 चीजें हुई हैं। बिहार में जनवरी में समरी रिवीजन करने के बाद वोटर लिस्ट इशू हो गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई थी वो वोटर लिस्ट। उसके बाद यकाएक एसआईआर शुरू किया गया। तो फिर वो एक्सरसाइज क्या थी? पहली बात। दूसरी बात, बिहार 60-70% बिहार बाढ़ से ग्रसित है। वो बिहार डूबा हुआ है, तो लोग कहां से जाएंगे डेटा कलेक्ट करने? और एक चीज की जो चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं, 65 लाख लोगों के तो देखिए नाम काटे गए, 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2003 के बाद उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ा है। 15-20 दिन हो गए, अगस्त खत्म होएगा, अगस्त के खत्म होते होते ये रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। आज तक चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि उन 3 करोड़ लोगों में से किसके दस्तावेज सही है, किसके दस्तावेज गलत है। ये कब बताया जाएगा? और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, आप अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट ला कर दीजिए। कितने लोगों के पास माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट? अगर मुझसे आज मांगा जाए, मेरे पास नहीं है, मेरे माता पिता दोनों दिवंगत हैं, मेरे पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनका, मैं नहीं दे सकती हूं। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और मुझे लगता है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए, कि आधार मार्च की 18 तारीख को इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईसीआई ने कहा हम आधार को लिंक करेंगे। ठीक है, आज की तारीख में आप यूपी में अगर आधार के बेसिस पर अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहिए, बना सकते हैं। तमिलनाडु में बना सकते हैं, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में बना सकते हैं। बिहार में क्यों मनाही हो गई? जिस आधार के बिना वो 11 दस्तावेजों की सूची में से 9 नहीं बन सकते, उस आधार को आप नहीं मानेंगे। चलिए, फिर आप कहेंगे कि हम एपिक को नहीं मानेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोटो आईडी कार्ड है आप उसको नहीं मानते हैं, तो जो उसके बल पर ये सारे सांसद चुन के गए, तो इनको बर्खास्त करिए, इनको तो रिजाइन करना चाहिए। ये सब तो घुसपैठियों ने चुनकर भेजे हैं। जितने भी बीजेपी के एनडीए से गए, इनको मॉरल विक्ट्री इनकी होनी चाहिए, इनको रिजाइन करना चाहिए। तीसरा, हम राशन कार्ड नहीं मानेंगे। अरे भैया, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन, 80, ये हर स्पीच में बोला जाता है, और जिनको आप दे रहे हैं वो राशन कार्ड नहीं मानेंगे। तो ये जो चीजें ये कहीं पर दिखाती हैं कि एक सुनियोजित तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है, जिससे कि लोगों को वोट से वंचित किया जा सके। और मुझे लगता है कि अगर आप दलित, महादलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए, पिंकी पासवान हो गई, या ऐसे जिस ये लोग किस वर्ग से लोग आ रहे हैं? क्या ये लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या ये कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या ये अधिकारी के सामने खड़े होकर कह सकते हैं नहीं हम तो वोट देंगे? अधिकारी धड़क के निकाल देता है कमरे से। तो ये जो चीज हो रही है, इस पर सवाल है। एसआईआर टाइम रहते हुए करिए। बिहार में भी तो एसआईआर हुआ था, और बिहार में 2 साल लगे थे एसआईआर होने में, कोई दिक्कत नहीं थी। आप 1-1.5 साल पहले शुरू करते, भाई अब टेक्नोलॉजी आ गई, चलिए 1 साल पहले शुरू करते, एसआईआर करते, लोगों को टाइम मिलता। बाढ़ग्रस्त बिहार में कोई डॉक्यूमेंट हम मानेंगे नहीं, जाके प्रमाण पत्र लेके आओ, जातीय प्रमाण पत्र मान रहे हैं, वो बिना आधार के बन नहीं रहा है। तो कहां से ये चीजें वैलिड है? ये एक सवाल इसमें और बनता है एसआईआर वाले मुद्दे पे, कि बिहार में जो आपके मुख्य एलआई हैं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने एक बात कही कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बिहार में साथ है, इस पर कांग्रेस पार्टी का रुख लोग जानना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये लड़ाई अपने निर्णायक अंत तक लड़ेगी, और मुझे लगता है कि पूरी इंडिया अलायंस इसमें सहमत है। राहुल जी ने अपने घर पर सारी इंडिया अलायंस के सामने भी प्रेजेंटेशन किया था,
पूरी इंडिया अलायंस सहमत है कि हम ये लड़ाई पूरे अपने निर्णायक अंत तक लड़ेंगे। अभी 17 तारीख से जो राहुल गांधी जी आगाज करने जा रहे हैं, आरजेडी उसका हिस्सा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का, और जिन जिलों से हम होके गुजरेंगे उसमें काफी सारी सीट्स आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबी लड़ाई है, ये लड़ी जाएगी और निर्णायक ढंग से लड़ी जाएगी। देखिए, एक चीज इन लड़ाइयों में और बाकी लड़ाइयों में अंतर है। हम लोग बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं और एज विपक्ष हमें उठाने भी चाहिए, लेकिन कम मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें जनता इतनी मुखरित हो जाती है। जिस तरह से आपको सोशल मीडिया पर या जिस तरह से लोगों का, राहुल जी ने एक मिस्ड कॉल की मुहिम शुरू करी। हमारे पास एक दिन या 2 दिन में 41 लाख मिस्ड कॉल्स आई थी। हमारे पास मेल्स भरे पड़े हैं, क्योंकि लोगों के अंदर यह संशय कि सब कुछ हो सकता है, मेरे वोट का अधिकार नहीं छीन सकता। देखिए, लोकतंत्र में जब हम कहते हैं लोगों के पास पावर है, वो पावर ऐसे थोड़ी है कि वो सड़क पे खड़े हो जाएंगे तख्ती लेकर। वोट का पावर है। तुमने काम किया, चलो तुम्हें दोबारा से वोट देंगे, तुमने काम नहीं किया, बटन दबाएंगे, तुम्हें बाहर करेंगे। वो जो सत्ता की चाबी लोगों के हाथ में है ना, उस चाबी को छीनने का प्रयास है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई निर्णायक रूप से लड़ी जाएगी। मुझे लगता है लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया में रहना बहुत जरूरी है। आगे क्या विचार होता है ये हमारी लीडरशिप तय करेगी, लेकिन अभी हमारे लिए बहुत जरूरी वोटर अधिकार यात्रा जो 17 से शुरू हो रही है, और जिसमें हमारा आह्वान है कि गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिलाएं सब आए और उसका हिस्सा बने। आपने एक लाइन में क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी प्रक्रिया का हिस्सा रहेगी, मतलब चुनाव में से बहिष्कार वाली मतलब ये डिसीजन हमारी लीडरशिप लेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे और हम ये लड़ाई जीतेंगे। जब ये वोट चोरी वाला पूरा विवाद हुआ तो कुछ किताबें हैं जो संविधान सभा की बैठकों का जिक्र करती है, मैं उसको उलट पुलट रहा था। तो कितनी बैठकें हुई इस बात पे बहस करने के लिए कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पहले जो अंग्रेजों का शासन था और कुछ समय तक वोटिंग हुई, उसमें सिर्फ कुछ जमीनों के आधार पे जमींदारों को वोटिंग का अधिकार था। 1936 दिसंबर का पहला चुनाव था जी, जहां पर ऑप्रेस्ड क्लासेस को, पिछड़े दलितों को पहली बार वोट का अधिकार मिला। वरना अगर आप मैट्रिक नहीं है या आपके पास जमीन नहीं तो आप वोट नहीं दे सकते थे। और कितना क्रांतिकारी निर्णय। इसीलिए मैं कहती हूं कि हमारा संविधान जबरदस्त है, हमारा संविधान बहुत क्रांतिकारी, कहीं दो राय नहीं। आप क्या भाषा बोलते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप नरिमन पॉइंट की कोठी पर रहते हैं या आप महाराजगंज की एक छोटी सी खोली में रहते हैं, आप सबके पास वोट का एक अधिकार है। किसी के पास ही नहीं कि इनको बड़के राजा, इनको 2 वोट मिलेंगे। मतलब कितनी कमाल की चीज है। और अगर उस पर प्रहार हो रहा है तो ये दिक्कत अलग बात है। चलिए, ये जो वोट चोरी वाला मामला है, इस पे आखिरी सवाल, फिर अगले सेगमेंट पे चलेंगे। एक ऐसा लग रहा है कि टकराव की स्थिति बन गई है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अब चुनाव आयोग अलग मूड में है। हालांकि यहाँ पे एक और किताब का जिक्र करूं, बिहार में बूथ लूटने का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। जो जमींदार लोग होते थे, शक्तिशाली लोग होते थे, वो बल से जाकर के बूथ लूट लेते थे, मत पेटियों में इंक डाल देते थे। उस समय की किताब में जिक्र है सुप्रिया जी कि चुनाव आयोग, जब प्राइवेट टीवी चैनल आ गए थे, तो अपने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट से ज्यादा प्राइवेट न्यूज चैनल पर जो दिखाया जा रहा है उस पर भरोसा करके बूथ कैंसिल कर देता था। अभी जो चुनाव आयोग है वो नहीं मान रहा है आप लोगों की बात, विपक्ष की बात नहीं मान रहा है। अब एक सवाल ये उठता है कि तो फिर इसका होगा क्या? इससे बेहतर तो यही होता है कि राहुल गांधी के पास जब इतने पुख्ता सबूत हैं, इतनी पूरी मेहनत है, तो हलफनामा दे करके आप चुनाव आयोग को सबमिट कर देते ताकि वो जांच करते। मैं इसको 2 तरह से आपको इसका जवाब दूंगी। देखिए, चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग कोई संसद मार्ग पे बनी हुई बिल्डिंग तो है नहीं। चुनाव आयोग इस देश की एक संवैधानिक संस्था है और बहुत सारी संस्थाओं में से जिसके ऊपर लोकतंत्र को बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष चुनाव कराने, स्वतंत्र इलेक्शन कराने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार का हिस्सा बनाना है कि वो मत से अपनी सरकार चुने। चुनाव आयोग वो दोनों चीजें नहीं करना चाहती। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी आज तार तार है। अगर चुनाव, और मैं बताती हूं क्यों, इसमें मैं कोई दलगत राजनीति नहीं करना चाहती हूं। 2024 का चुनाव था। 2024 के चुनाव में मोदी जी ने कई बार उल्लंघन किया। उल्लंघन करने पर चिट्ठी नड्डा जी को क्यों जा रही है? आप एक संवैधानिक संस्था है, आपके ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी। आप राहुल जी को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप मोदी जी को क्यों नहीं लिख सकते हैं चिट्ठी? एक तो ये। दूसरा, जिस तरह से शेड्यूल्स बनते हैं, 5-5, 6-6 चरण में चुनाव हो रहे हैं जो 2-3 चरण में हो सकते हैं। तीसरा, सस्ती शायरी सुनाना। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप एक अजीम शायर बन के सस्ती शायरी सुना रहे हैं। और चौथा, राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी जी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, इस देश के 68% वोट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आप पर लांछन नहीं लगा रहे हैं, वो आपको सबूत दे रहे हैं और सबूत के आधार पर आपको जांच करनी चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग हो या जो चुनाव आयोग वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहता हो,
वो तो सीधा ये बोले कि भाई आपने अच्छा काम किया है, हमें इस पर जांच करनी चाहिए, हम अपनी वोटर लिस्ट में सुधार करेंगे। आप उन पर लांछन लगा रहे हैं। मैं कुछ ग्रुप्स का हिस्सा हूं, चुनाव आयोग को नहीं पता है, नहीं तो निकाल दी जाऊंगी। अच्छा। उसमें चुनाव आयोग व्हाट्सएप के फर्रे भेज रहा है कि नेता सोर्सेस। जिस चुनाव आयोग का काम सूत्र लोग को समाप्त करना था, वो सूत्रपात बना हुआ आज की तारीख में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ईडी हो गया या सीबीआई हो गया या इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं हो गई जो बुरी तरह से बदनाम हो चुकी है, उनके होने या ना होने से आज की तारीख में कोई फर्क नहीं, वो बीजेपी की फ्रंटल बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कमेंट किया है उनकी कार्रवाइयों पर। एग्जैक्टली। तो क्या आज की तारीख में इस देश का चुनाव आयोग उस रास्ते पर है? बिल्कुल है। और क्या इस देश में लोगों का विश्वास डगमगाया है? बिल्कुल डगमगाया है। किसकी जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई की जिम्मेदारी, उनको इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। सुप्रिया जी, पहलगाम अटैक पूरे देश को उसने हिला के रख दिया। बिल्कुल। जिसने भी उस खबर को सुना, देखा, न्यूज रूम से बाहर सब कोई हस्तरप रह गया। आप लोगों की भी प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस पार्टी की भी। उसके बाद एक तय समय में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करके उसका जवाब देने की कार्रवाई की और ऐसा लगा कि दोनों देश टकराव की स्थिति में पहुंच रहे हैं, लेकिन मामला रुक गया और हम टीवी न्यूज से इतर चाह रहे थे कि मामला रुक जाए। मेरा पक्ष और मेरा सवाल आपसे यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, नहीं, आप नहीं चाह रहे थे कि कराची पहुंच जाए और इस्लामाबाद पहुंच जाए और प्रधानमंत्री के वहां को पकड़ के हम ले आए? तो डिक्लेयर कर दिया था टीवी न्यूज में। नहीं, हम उनमें से जो नहीं चाह रहे थे। अब इसके लिए चाहे जनता जो भी सोचे, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे। खैर, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये पूरी कार्रवाई हुई, इसमें विपक्ष की तरफ से सरकार को लगभग समर्थन रहा। आप लोगों ने एक स्वर में इसकी आलोचना की, जहां जरूरत थी समर्थन दिया। लेकिन जब इस पर बातचीत होनी शुरू हुई सुप्रिया जी, तो हमने देखा कि सरकार की तरफ से और खासतौर पे बीजेपी की सोशल मीडिया की तरफ से कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष के कुछ नेताओं को देशद्रोही, पाकिस्तान की आवाज बोलने वाले और तमाम ऐसे हमले किए गए। क्या आप लोगों को पहले से अंदाजा था या एक सरप्राइज एलिमेंट था? बीजेपी की असलियत से कौन नहीं वाकिफ है? ये असलियत है, हमें पता था कि बीजेपी यही सब करती है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, लेकिन पहलगाम का आतंकी हमला वाकई में दुर्दांत था। वाकई में उसने इस देश की आत्मा को झकझोर दिया था और वाकई में पहलगाम के आतंकी हमले ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सुरक्षा की चूक पर, इंटेलिजेंस की चूक पर, जिस तरह से चुन चुन के लोगों को मारा गया और उसके बाद जो रिएक्शन आया। पहलगाम का आतंकी हमला था, प्रधानमंत्री मोदी भी देश से बाहर थे और राहुल गांधी जी भी बाहर थे। प्रधानमंत्री मोदी वेस्ट एशिया में थे, सऊदी अरेबिया में थे, राहुल जी अमेरिका में थे। दोनों लोग अपने दौरे बीच में छोड़कर वापस देश लौटे। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एयरपोर्ट पर एक मीटिंग करी जिसकी खूब पिक्चरें रिलीज हो गई और अगले दिन प्रधानमंत्री बिहार चले गए। तो मुझे जब सुबह की एएनआई की ट्वीट मैंने देखी, प्रधानमंत्री बिहार के उस पे दौरे पे जा रहे हैं, मुझे लगा इनको गलत लगता है, पुरानी ट्वीट कर दी है। और फिर मैंने बाकी टीवी चैनल्स पर भी ये देखा, तो मुझे लगा ये कैसे संभव हो सकता है। उसके विपरीत राहुल जी लौटे, वो सुबह ही पहुंचे। अमेरिका से आने में उनको ज्यादा वक्त लगा, वो सुबह ही पहुंचे। हमारी सुबह सुबह सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, वो शाम को ऑल पार्टी मीटिंग में गए। अगले दिन वो पहलगाम रवाना हो गए। मोदी जी बिहार गए, वहां पर उन्होंने एक विशुद्ध चुनावी प्रोग्राम को अटेंड किया, भाषण दिया, उसमें कुछ अंग्रेजी वगैरह में भी बोला जी। फिर उसके बाद वो आंध्र प्रदेश गए, वो केरल गए, वो मंच पर हंसी ठिठोली करते हुए दिखे। फिर वो मुंबई के एक ऐसे कार्यक्रम में गए ओटीटी के, जहां पर बॉलीवुड के सितारे, तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद थे। वहां पर उन्होंने कंटेंट पर ज्ञान दिया। वो पहलगाम नहीं गए, वो पुंछ नहीं गए। राहुल गांधी जी पहलगाम गए और इसलिए गए क्योंकि जो लोग अस्पतालों में एडमिट थे या जो लोकल लोग जो बिल्कुल सख्ते में हैं, जिनका पूरा धंधा चौपट हो गया, जिनको पता है इस सीजन में हम कुछ नहीं कमाएंगे, जिनके बच्चे भुखमरी की कगार पर है, और उन लोगों को ये ढांढस देना कि हम आपके साथ हैं, इसलिए गए। वो पुंछ इसलिए गए क्योंकि जो 17 निर्दोष लोगों की वापसी कार्रवाई में निर्मम मौत हुई, उनको बताना, उसमें बच्चे शामिल थे, उसमें हर बार, उसमें गुरुद्वारा पे हमला हुआ, उसमें मदरसे पे हमला हुआ, उसमें देवी जी के मंदिर पे हमला हुआ। मुझे लगा वो जाना जरूरी था। तो ये प्राथमिकताएं दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी दो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, दिल्ली में मौजूद थे, ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, विपक्ष ने एक स्वर में कहा, हम बिना कंडीशन के सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सरकार जो कार्रवाई करे हम उसके साथ हैं। और हम लोग को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे
कोई टीवी डिबेट हो, कोई कुछ हो, आपको सरकार का समर्थन करना, और हमने जबरदस्त समर्थन किसकी किया। तरफ से? मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से या हमारी फिर राहुल लीडरशिप, गांधी? खड़गे जी, राहुल जी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे। एक परफॉर्मा आता है हमारी मीडिया की तरफ से आता है, ठीक है। हम लोगों ने 100, और हमारे लीडर्स जो बोल रहे थे हम तो वही कहेंगे, हमारे लीडर्स 100% समर्थन करते। जो कार्रवाई सरकार युद्ध की कार्रवाई करेगी हम उसके साथ हैं, सरकार कोई और कार्रवाई करेगी हम उसके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने उसका भी समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारी सेना ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ी हुई थी, क्योंकि हमारी सेना पराक्रमी है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, एक साहसी नेतृत्व इंदिरा जी के अंडर। इस बार हमने देखा कि जब हमारी सेना आक्रामक थी, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को धर दबोचा था, जब पाकिस्तान त्राईमाम कर रहा था, तो हमने सीज फायर कर लिया। और वो सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका कर रहा है। उस सीज फायर का अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया, रूबियो ने किया, जेडी वांस ने किया, फिर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने किया, फिर हमारे विदेश सचिव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता पर कोई सवालिया निशान नहीं उठने दे सकता है, और हमारा अनाउंसमेंट कोई और कर रहा है। और एक बार नहीं 38 बार ट्रंप जी बोल चुके हैं उन्होंने सीज फायर कराया। आप सदन में आके कह दीजिए कोई नहीं आया, आप ट्रंप का नाम लेके कहिए, ट्रंप को कहिए आप बार बार गलत बात क्यों कहते हैं। और सिर्फ ये नहीं हुआ, उसके बाद जो हुआ ना वो बड़ा दुखद था। समूचा विपक्ष आपके साथ था, विपक्ष के लोग आपके डेलीगेशंस का हिस्सा भी बन के गए, आपकी तरफ से हिंदुस्तान का पक्ष भी रखा। यह अलग बात है कि आपने जहां पर लोगों को भेजा वो हमें समझ में नहीं आया। आपने नेबरहुड में किसी को नहीं भेजा, आपको क्यों भेजना था? हम अपने सेल्फ डिफेंस में जो करना है वो करेंगे, हमें दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बड़ा दुखद है, और मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते उसके बाद पे आप आए, लेकिन हाँ। मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि संसद में रक्षा मंत्री ने खड़े होकर के ये कहा कि हम युद्ध के लिए नहीं गए थे, हम टारगेटेड आतंकियों पर अटैक करने गए थे, हमने वो अटैक किया, हमारा काम पूरा हो गया, हम सीज फायर नहीं करते तो क्या करते? मैं आपसे पूछता हूँ। इसका बहुत अच्छा जवाब नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने दिया है, और मुझे लगता है कि वो जवाब से बेहतर जवाब कोई हो नहीं सकता। आपके व्यूअर्स के लिए मैं वो जवाब दोहरा देती हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ में आया जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा किसी भी कार्रवाई के दौरान 2 चीजें होती हैं जब आप सैन्य कार्रवाई करते, एक पॉलिटिकल विल, और दूसरा आपने सेना को कितना फ्रीडम दिया है। हमने जब ये कहा कि हम युद्ध की कार्रवाई नहीं कर रहे थे, और हमने जब फोन करके पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि हमने आपके मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं किया है, हमने सिर्फ आतंकी कैंपों पर हमला किया है, और आपने अपने पायलट्स को कहा कि उनको सिर्फ वहीं पर हमला करना है, आपने पॉलिटिकल विल भी नहीं दिखाई, और आपने अपने सैन्य शक्ति के हाथ बांधे, आपने पायलट्स के हाथ बांध के कहा कि सिर्फ वहां पे करके आ जाइए। हमारी सेना अगर चाह जाए तो बड़े बड़ों को धूल चटा सकती है। यह मौका था, पूरा देश आपके साथ था, एक सेंटिमेंट था, पूरा विपक्ष आपके साथ था, आप बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते थे। मैं कयास नहीं लगाऊंगी, आप पीओके ला सकते थे, आप पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, क्या है पाकिस्तान। लेकिन बजाय वो होने के, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि 1971 में 2 चीजें हुई। एक, इंदिरा जी की पॉलिटिकल विल थी, उन्होंने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं अमेरिका ने, उन्होंने कहा आप 70वां भेज दीजिए, पाकिस्तान को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी अब। और दूसरा, जब जनरल मानेकशॉ ने उनसे कहा कि मैं इस दौरान हमला नहीं करूंगा, तो उन्होंने उनको बाध्य नहीं किया, उन्होंने कहा जब आपको ठीक लगता है आप समय लीजिए, हमला आपको करना है, स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। आपने सेना को पूरी छूट दी ना, मोदी सरकार ने सेना को छूट दी, और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये तमाम लोग कह रहे हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा हम पाकिस्तान से थोड़ी, हम तो चीन से लड़ रहे थे। ये ग्रुप कैप्टन संजीव जी ने कहा कि भाई हम हमारे हाथ जो थे वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने बांध दिए थे। आर्मी के जनरल ने बहुत बड़ी बात कही कि जब हम देख रहे थे तो वहां पर तो हम तो 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ रहे थे। और मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक इसलिए थी क्योंकि जब आप युद्ध के मैदान पे होते हैं तो आप योद्धाओं के हाथ नहीं बांधते हैं। मुझे लगता है कि आपको योद्धाओं को छूट देनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर देश के खिलाफ गतिविधि करेंगे तो हमारी सेना बिल्कुल तैयार थी, वो कुछ भी कर सकती थी, कोई अंजाम दे सकती थी। एक चीज यहां पर ये जरूर बोलूंगी मैं कि आपने जो सवाल शुरू किया था, हमने सरकार का पूरा समर्थन किया, हमें अपनी सैन्य शक्ति पर पूरा भरोसा है, हमें पूरा विश्वास था कि सेना को खुली छूट दी जाती तो आज पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो जाता। उसके बावजूद जिस तरह की बातें हमारे लीडरशिप के लिए कही गई,
जिस तरह के शब्द यूज किए गए, वो मतलब जिसको कहते हैं नीचता की हद पार कर दी बीजेपी ने। आप राहुल गांधी को कुछ भी कहिए, राहुल गांधी की रगों में ना शहीदों का खून है। राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियों से इस देश के लिए भूनते हुए देखा है, अपने मृत पिता के शरीर के टुकड़े इकट्ठा करके अंत्येष्टि किए। उनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप मत दीजिएगा। ये जो बीजेपी ने किया, इससे समझ में आ गया कि ये लोग मौका परस्त लोग हैं और राष्ट्रहित में हम इनका फिर से सहयोग करेंगे, हमेशा करेंगे। लेकिन इनकी जो डीएनए है वो राष्ट्र विरोधी है और ये कहने में मुझे कोई संशय नहीं है। मैं बहुत ज्यादा किसी को देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी नहीं कहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं कौन होती हूं सर्टिफिकेट। लेकिन ये जो हरकतें की गई, और 38 बार, आज सवेरे तक 38 बार ट्रंप बोल चुके हैं, मैंने एक बार इस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर क्यों नहीं कहता है डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य में कहा ना, आए इंदिरा गांधी जी की आधी क्षमता भी है, हिम्मत है तो बोले डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, नहीं कह पाए मोदी जी। लेकिन अब सरकार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ या उनके वो जो चाहते हैं वो न होने देने के पीछे एक पक्ष तो ले रही है, इशारों में बात हो रही है। भाई एक बात बताइए, लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं आप, आपको इशारों में बात करनी पड़ रही है। कैसे? ब्राजील जैसा देश, छोटे छोटे देश, यूके जैसे देश खुलकर अपने देश की स्वाधीनता के लिए, अपने देश की संप्रभुता के लिए बोल रहे हैं। ब्राजील जैसा देश कह रहा है आप हमारे ऊपर ये नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर पा रहे। 25% टैरिफ एक बार लगाया, 25% दूसरी बार लगाया, 50% टैरिफ लगाया, हम ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। हम इधर उधर की, इस देश के प्रधानमंत्री को 140, और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मुझे शर्म आती है कि मेरा प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेके बोल नहीं पा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, सारी बातें एक तरफ है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? क्योंकि पहलगाम में एक जल्लाद ने नरसंहार किया। वो जल्लाद कौन है? वो जल्लाद आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर को दावत पर ट्रंप बुला रहे हैं, और हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है? आप ये सोचिए कि आज पाकिस्तान को हमारे समकक्ष खड़ा किया जा रहा है, पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से लोन मिल रहे हैं, पाकिस्तान के जल्लाद आसिम मुनीर को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप दावत मुर्ग मसल्लम खिला रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ कुछ भी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान एंड इंडिया ग्रेट नेशंस। 26/11 के बाद हमने एक बहुत सक्सेसफुल चीज की थी, हमने आप लोगों ने अटैक नहीं किया था, आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 26/11 के हर आतंकी को चुन चुन कर मारा था, 3 महीने का वेट नहीं किया था, और जो बचा था एक उसको सूली पर चढ़ाया गया था। 26/11 के बाद हमने सबसे बड़ी चीज करी थी कि पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित किया था, और दुनिया पाकिस्तान को उस निगाह से देखती थी। आज पाकिस्तान, मतलब आप ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, एंटी टेरर कमेटी का हेड बना बैठा है UNSC में पाकिस्तान, जो जहां पर मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और तमाम ऐसे आतंकवादी रह रहे हैं, जो कि उनके कैंपों को दोबारा से बना रहा है, वो पाकिस्तान एंटी टेरर की बात कर रहा है। पाकिस्तान बुलाकर अमेरिका के नॉर्दर्न कमांड हेड को तगमा दे रहा है, और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कंप्लीट फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। इससे बड़ा शायद विदेश नीति का दूसरा और कोई फेलियर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री लाल क्या बोलते हैं उसको, लेजर की आंखें बना के रील बहुत बनाते हैं। वो नहीं बनाते हैं, लोग बना देते हैं सोशल मीडिया पे। आप जानती हैं, आप तो खुद सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे काहे लगाते हैं? मैं लाल आंखों की रील बना के अपने प्लेटफॉर्म पे लगाऊं तो मैं ही बना रही हूं, वो नहीं बनाते क्या? आप मना करिए, इतनी गंभीर कार्रवाई चल रही है, आप लाल लेजर वाली आंखें बना के अपने प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं। एक दूसरे मंत्री जी हैं, रेल का एक्सीडेंट हो जाए, रेल डिरेल हो जाए, मृत लोग पड़े रहें, रेल भिड़ जाए, वो रील बनाने से ही बाज नहीं आते, तो वो रेल नहीं, वो तो रील मंत्री हैं। और जब हम उनको दिखाते हैं तो वो खड़े होकर कहते हैं कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम छोटी छोटी घटनाओं को दिखाती है। इस देश में लोगों का मर जाना छोटी घटना है। अगर रेल मंत्री को ये लगता है तो उनको तो रील मंत्रालय में होना चाहिए। लेकिन रील पे अगर बात करें तो जितने बड़े नेता हैं उनकी रील्स तो बनते ही हैं। राहुल गांधी जी की रील आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं आजकल, उनके चलने के, उनके इस तरीके से खड़े होने के, बातचीत करने के, तो रील तो बनते ही हैं। रील जब पहलगाम का आतंकी हमला होता है तब कोई रील नहीं बनती है। जब मृत लोगों के शरीर पड़े रहते हैं कोई रील नहीं बन सकती। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, आपकी लाल आंख लेजर वाली रील नहीं बन सकती है। थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए ना। मोदी जी के सामने राहुल जी ने कहा कि चाहे वो शुभम द्विवेदी हो, चाहे वो विनय नरवाल हो, ऐसे लोगों जो जिनकी हत्या हुई वहां पर,
और निर्मम हत्या हुई, उनकी शहादत, उनको शहीद घोषित किया जाए, नहीं करने दिया गया। प्रियंका जी ने पार्लियामेंट में वो खड़ी हुई बोलने के लिए, और मुझे लगता है कि वो एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने कहा कि 26 लोगों की मौत हुई वहां पर, एक नेपाली नागरिक था, 25 हिंदुस्तानी थे, और मैं उन 25 का नाम पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने नाम पढ़ने शुरू करे, उधर से जवाब आया हिंदू, उन्होंने कहा नहीं भारतीय, और पूरे विपक्ष ने, पूरी इंडिया अलायंस ने हर नाम के बाद भारतीय कहना शुरू किया। असल में जो ट्रेजरी बेंचेस थी, असल में जो सरकार थी, वो तो वही कर रही थी जो वहां के जल्लादों ने किया। आप तो उनका मिशन पूरा कर रहे थे, आप हिंदुस्तानियों को धर्म में बांटने की कोशिश कर रहे थे सदन में बैठकर, जो काम पहलगाम के मैदान में वो कर रहे थे। याद आ रहा वो पोस्ट बीजेपी का सोशल मीडिया पे जो पहलगाम अटैक के थोड़ी देर बाद ही आ गया था। आप सोच सकते हैं, गिबली पोस्ट आया, एक लड़की जिसकी शादी को, जिसकी मेहंदी अभी नहीं उतरी थी, वो अपने पति की मृत शरीर के बगल में बैठी है और वो रो रही है, और उसका घिबली आर्ट बनाकर आप पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। बीजेपी के छत्तीसगढ़ हैंडल ने किया था। मतलब इसमें संवेदन विहीनता की शायद एक हद है जिसको बीजेपी ही पार कर सकती है, और उसको बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने शेयर भी किया या उसकी आलोचना हुई सोशल मीडिया पर, लेकिन उसको हटाया नहीं गया। एक दुखद बात ये भी है। अच्छा, संसद में जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग में ये बात कही कि चर्चा की मांग करके कांग्रेस पार्टी फंस गई चर्चा के बाद। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष की तरफ से अगर मैं बात करूं तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाषण दिया, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, और प्रियंका गांधी ने भी भाषण दिया। आपको लगता है कि अखिलेश जी ने दिया, गौरव गोगोई जी ने दिया, बहुत अच्छा बोले लोग। बहुत लोगों ने बोला। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करना, सरकार को इस पूरे ऑपरेशन पे अपनी बात प्रमुखता से रखने का एक मंच देना और खुद भी बोलना, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग घिर गए इसकी मांग करके? मतलब मोदी जी किस दुनिया में रह रहे हैं और वो किस मुगालते में हैं, मुझे नहीं पता। मोदी जी संसद टीवी चले जाएं, अपनी स्पीच के व्यूज और राहुल गांधी जी के स्पीच के व्यूज देख लें। वो अपनी स्पीच के नीचे कमेंट और राहुल गांधी जी की स्पीच के नीचे कमेंट। मैं उनको कांग्रेस के सोशल मीडिया पे आने को नहीं बोल रही हूं, मैं तो कह रही हूं संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर चले जाएं और देख लें कि किसको क्या व्यूज आए। तिगुना राहुल जी को देखा गया, उनके व्यू, उनके नीचे जो कमेंट है वो पढ़ लीजिए, मोदी जी के नीचे कमेंट है वो पढ़ लीजिए। मोदी जी ज्यादा कुछ बात क्या करते हैं, मोदी जी अपने ही लोगों से कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी वालों से मिल लीजिए, और वो कहते हैं कि इसके बाद से हमारी छवि बड़ी धूमिल हो गई। मोदी जी तो 56 इंच के माने जाते थे, 56 इंच के तो छोड़ी, 56 सेंटीमीटर के नहीं रहे। मोदी जी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी, आप ये सोचिए कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर हुआ, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, सीज फायर की खबर आई, हम लोगों ने कहा चलो अभी देखते हैं, सरकार की ओर से बयान आने दो। सरकार की ओर से बयान आने से पहले अपने आप ऑर्गेनिक शुरू हो गया, और बीजेपी के जो आरएसएस के लोग हैं वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहे थे, इससे बेहतर तो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। मैंने विशुद्ध आरएसएस के लोगों को ये स्टेटस पर डालते हुए देखा। मतलब बीजेपी के जो समर्थक थे वो कह रहे थे अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, 2 टुकड़े किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी एक पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं, वो डिल्यूजनल हैं। उनको अगर वो इसी से खुश है कि उन्होंने घेरा, दुनिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पर भी जिस तरह से उन्होंने रोका उसको भी, जिस तरह से सेना का अपमान किया उसको भी। और अब मोदी जी मुगालते में रहना चाहें तो वो एक वो है ना कहावत की, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, दरबारी बोले रात है, सुबह सुबह की बात है। लेकिन अब एक चीज और देखने को मिलती है कि विपक्ष ने अपनी बात रखी, संसद में तमाम चीजें हुई, ऑपरेशन सिंदूर को सरकार अलग लेवल पे सेलिब्रेट तो कर ही रही है। आप देखिए कि ये स्वतंत्रता दिवस की जो कार्यक्रम हुआ, उसमें लाल किले पे जिन लोगों को बुलाया गया, जो सेना से जुड़े हुए लोग थे, उनको जो इनविटेशन कार्ड दिए गए उस पर ऑपरेशन सिंदूर था। प्रधानमंत्री मोदी जहां से बोल रहे थे उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर का। जो 3 सैन्य अधिकारी, महिला सैन्य अधिकारी थी, वो एक प्राइवेट टीवी चैनल के कार्यक्रम में गई। तो सरकार इस मामले को लेकर के आगे बढ़ रही है और वो जनता तक अपनी बात पहुंचा रही है। ये आप लोग मानते हैं कि नहीं कि भाई हमने सफल कार्रवाई की? मोदी जी ने बहुत सारी गलत बातें की हैं 11 साल में, लेकिन जो सबसे बड़ा पाप उन्होंने किया है वो है सेना को अपने पॉलिटिकल यूज के लिए इस्तेमाल करना, अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करना। मैं कमेंट नहीं करूंगी महिला सैनिकों का या महिला ऑफिसर्स का वहां जाना। यह अलग बात है कि उन महिला ऑफिसर्स को आतंकियों की बहन मोदी जी के उप मुख्यमंत्री ने कहा। यह अलग बात है कि सेना मोदी जी का चरण वंदन करके नतमस्तक है, ये बात मोदी जी के जगदीश देवड़ा मंत्री ने कही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह अलग बात है कि रविंद्र पठानिया उनके एमएलए हैं, उन्होंने कहा एयरफोर्स तो सो रहा था, वो अलग बात है, मैं नहीं कमेंट करूंगी।
इसका फैसला देश करेगा कि ये पॉलिटिकल ठीक था यूनिफॉर्म में प्राइवेट चैनल पे जाना, मैं नहीं उस पर टिप्पणी करना चाहती हूँ। लेकिन मोदी जी जिस तरह से सेना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, वो सर्वथा गलत है। वो सर्वथा गलत है, आप नहीं कर सकते हैं, आप ये बंद कर दीजिए। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात किस मुंह से करते हैं? आपने सेना को छूट तक तो दी नहीं। आप ये सोचिए कि आपके सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उप सेना प्रमुख राहुल आर सिंह ने कहा हम पाकिस्तान से नहीं चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान तो एक फ्रंट था, और आप चीन की गोदी में जाकर अब बैठ गए। आप एससीओ जा रहे हैं, तो आप चीन से कब पूछिएगा कि आपकी मिसाइलें हमारे यहां क्यों आई? आप पाकिस्तान के कमांड सेंटर में क्यों थे? आप चीन से कब पूछिएगा कि पाकिस्तान को आपने इंडिया के खिलाफ हथियार क्यों बेचे? आपने पाकिस्तान के साथ लामबंदी क्यों करी? ये सब आप कब पूछिएगा? मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं, जब पुलवामा का अटैक हुआ था, और ये मेरे वर्ड नहीं है, ये उन्हीं के अपॉइंटेड, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के वर्ड है। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से कहा, जब उन्होंने प्लेन मांगा तो प्लेन नहीं दिए गए, जब उन्होंने फोन करके बोला कि पुलवामा का ये हमला हो गया है, मोदी जी ने शूटिंग नहीं रोकी। वो बेयर ग्रिल्स के साथ इन द वाइल्ड शूटिंग कर रहे थे कॉर्बेट में, वो शूटिंग शाम को 7 बजे तक चलती रही। मोदी जी पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी क्या ही करूं, दुनिया देख रही है वो क्या कर रहे हैं। एक सवाल है इस टॉपिक पे। संसद में भी राहुल गांधी जी ने बहुत प्रमुखता से ये बात उठाई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये बात उठाई कि भाई आप चीन के साथ भी लड़ रहे थे, और इसके बहुत क्लिप्स भी कटे, आप लोगों ने भी शेयर किया। उसके बाद में विदेश मंत्री जयशंकर का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये बात तो सब लोग जानते हैं कि हम चीन के साथ भी लड़ रहे थे, चीन के साथ भी हमारी तनातनी चल रही है। उन्होंने नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन उन्होंने कहा कि अब कोई नेता उठ करके कहे कि हम आपको बता रहे हैं, तो ये उनकी समझ बताती है, जानते तो सब लोग हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ये वही विदेश मंत्री हैं जिन्होंने आज से 1.5 या 2 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। ये वही विदेश मंत्री हैं जिस दिन लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जी का ये वक्तव्य आया था कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो चाइना से लड़ रहे थे, वो चाइना जाकर ये कह रहे थे कि हमारे और चाइना के संबंध मधुर होते जा रहे हैं। चीन नरसंहार करने वाले पाकिस्तान के साथ खड़ा है, आप इसको संबंध सामान्य और मधुर बता रहे हैं। मतलब आप किस डिल्यूजनल मुगालते में जी रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और राहुल गांधी जी ने आज नहीं, आज से 3 साल पहले संसद में कहा था हमारे लिए सबसे खतरनाक है पाकिस्तान और चीन का एक साथ आना, वो एक्सेस गलत है, ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, इसको किसी भी तरह से रोकिए। आप नहीं रोक पाए। अब चलते हैं थोड़ा कांग्रेस पार्टी पे और आपके नेता पे, कांग्रेस की लीडरशिप पे। प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में आना है नहीं आना है, इस पर परिवार में बहुत मतभेद रहा, और फिर आखिर में कोई रास्ता नहीं बचा तो प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ा। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, प्रियंका गांधी के राजनीति में आने का क्या किस्सा है? जो थोड़ा बहुत भी प्रियंका जी को जानता है, थोड़ा बहुत भी, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वो एक बेहद सशक्त महिला है। वो डिसाइड करेंगी कि वो कब चुनाव लड़ेंगी, कब राजनीति में आएंगी, कब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था और ऐसे ही एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में उनसे काफी सारे जर्नलिस्ट थे, उसमें से किसी एक ने पूछा कि क्या आपने 10 साल लेट कर दिया राजनीति में आना? और उनका जो जवाब था वो उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा 10 साल पहले मेरी बेटी 8 साल की थी, और मैं अपनी 8 साल की बेटी को किसी और के भरोसे छोड़कर राजनीति नहीं कर सकती थी, मैं नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरा परिवार प्राथमिकता है, मेरी राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी है जिसका मैं निर्वाह करती रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। मुझे लगता है प्रियंका जी के ऊपर चर्चा करना और ये सोचना कि कोई और डिसाइड करेगा, चाहे वो फिर परिवार ही हो, वो इस तरह की महिला ही नहीं है। शी इज एन एक्सट्रीमली फोकस्ड, एक्सट्रीमली एबल, बहुत ही सशक्त महिला है। वो निर्धारित करेंगी कि उनको कब और कहां चुनाव लड़ना है। मेरे पास जानकारी ये है, मैं उसको रखना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी 2 सीटों से लड़े, वायनाड लड़े, उत्तर प्रदेश में एक सीट जो कि गांधी परिवार की पारंपरिक सीट थी, और बात हुई कि अब एक सीट तो छोड़ना पड़ेगा, तो हुआ कि भाई वायनाड से राहुल गांधी छोड़ देंगे, कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा तो जनता नाराज हो जाएगी, तो गांधी परिवार का ही कोई हो तब प्रियंका गांधी को मौका मिला। सही है गलत? मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी ऐसी कोई व्यक्तित्व है, इतना उनका छोटा सा कद है कि उनको मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि पार्टी का जो प्रचार प्रियंका जी हमारी वन ऑफ द स्टार कैंपेनर्स हैं, जिस तरह से मुखरता से वो बात करती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कई बार वो मोदी जी को चुप कराने का काम अगर कांग्रेस में कोई करता है तो प्रियंका जी करती हैं।
मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। मुझे याद है कर्नाटका का इलेक्शन चल रहा था और वहां पर वो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे मोदी जी, और प्रियंका जी इस मंच पे आई और प्रियंका जी ने कहा कि किस मंगलसूत्र की बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं मोदी जी, ये कोई टॉपिक है बोलने का? और मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। और वो उसमें एक बेटी का दर्द था, उसमें एक पिता को खोने का दर्द था, उसमें सोनिया जी का दर्द था। 23 साल वो इस देश में विवाहिता रही, पिछले 34 साल से वो वैधव्य झेल रही हैं और इसी देश में बनी हुई इसी मिट्टी में उनका कहना है कि मेरा अंत इसी देश में होगा। तो उन्होंने उसके बाद मोदी जी ने मंगलसूत्र का नाम कभी नहीं लिया। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, वहां पर संसद में कोई बोल रहा होगा, मेरे ख्याल से अमित शाह बोल रहे थे कि कोई सोनिया जी के आंसुओं का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी माँ के आंसू बहे थे जब उन्होंने मेरे पिता के चिथड़े उड़ते हुए इस देश के लिए देखे थे। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी जो शटअप कॉल बीजेपी को दे सकती हैं अपने अंदाज में, वो इस तरह से आक्रामक नहीं हो जाती हैं, वो बहुत संवेदनशीलता से सशक्त तरीके से बोलती हैं। तो प्रियंका जी के ऊपर कोई डिसीजन ले ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी राजनीति कांग्रेस की जानती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ। वायनाड एक बहुत इमोशनल सीट है राहुल जी के लिए थी, और इसलिए थी क्योंकि जब इस देश में उनके प्रतिनिधित्व की बात आई तो वायनाड ने उनको चुनकर भेजा और फिर एक षड्यंत्र के तहत 2 साल की उनको सजा सुनाई गई जिससे कि उनकी सदस्यता जा सकती थी। वायनाड ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, वायनाड से एक इमोशनल कनेक्ट है राहुल जी का, और ये बिल्कुल सही बात है कि जब आपका किसी से एक पारिवारिक इमोशनल कनेक्ट होता है तो वो आप किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ देते हैं। प्रियंका जी ने वहां पे बहुत कैनवसिंग करी थी, बहुत कैंपेनिंग करी थी, तो उनका भी एक कनेक्ट है। और मुझे लगता है कि वायनाड के पास एक नहीं 2 सांसद है, एक घोषित सांसद है और एक अघोषित सांसद है। एक सवाल यहाँ परिवारवाद का भी बनता है। देखिए ये कांग्रेस पे इसलिए बनता है ज्यादा गंभीरता से कि आप देखिए आज की स्थिति देखिए, सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं, प्रियंका गांधी लोकसभा में सांसद हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं। अब इसमें सवाल ये लोग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर कुछ देख ही नहीं पाती, किसी को भी कोई भी बड़ा पद गांधी परिवार से बाहर मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वो रिमोट कंट्रोल वाला ही होगा। हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, दलित समाज से आते हैं, 60-65 साल का निर्वाचित सदस्य रहने का रिकॉर्ड है, 60 साल चुनकर 10 चुनाव जीतकर एमएलए बने, नेता प्रतिपक्ष रहे, मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो आरएसएस के फर्रे से या बीजेपी की पर्ची निकालकर नहीं चुने गए, उनको 10,000 कांग्रेस के डेलीगेट्स ने चुना है और चुनकर वो बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी जो भी जानता है बेहद सशक्त हैं, अपने मन की बात रखते हैं, पुरजोर तरीके से रखते हैं, बिल्कुल डिस्कस करते हैं, हम लोगों से भी डिस्कस करते हैं, नेतृत्व से बिल्कुल भी डिस्कस करके बात करते हैं। उनको रिमोट कंट्रोल का कहना मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ज्यादती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो परिवारवाद की बात है ना, मैं आपसे पलट के सवाल पूछती हूं। प्रियंका जी का नाम प्रियंका गांधी है, इसलिए वो लोकसभा में नहीं बैठी हैं। वो लोकसभा में इसलिए बैठी हैं क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र से वो 4 लाख से ज्यादा की मार्जिन से चुनकर आई हैं। सोनिया जी इसलिए नहीं वहां पे नेता बैठी थी कि उनका नाम वो राजीव जी की विधवा है, वो इसलिए बैठी थी क्योंकि वो चुनी हुई सांसद है। और मुझे लगता है कि राहुल जी की जो स्वीकृति है आज इंडिया अलायंस में या हमारे गठबंधन के साथियों में, जिस मुखरता से वो मुद्दे उठाते हैं, जिस निडरता से वो मोदी जी से लड़ते हैं, बिना कॉम्प्रोमाइज के, बिना डरे, मेरी सदस्यता लेनी है, लो मेरा घर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है उनकी एक स्वीकृति है। और ये जो परिवारवाद का डिबेट है ये वहां पर खत्म हो जाता है जब आप चुनकर लोकसभा में या विधानसभा में या कहीं पर पहुंच जाते हैं। देखिए आप फला परिवार से हैं, आपको टिकट हो सकता है मिल जाए, टिकट मिल जाए, आप चुनाव हार गए, आपका परिवारवाद खत्म हो गया। लेकिन आप टिकट मिल जाए और आप चुनाव जीत जाएं तो फिर आपको जनता ने चुनकर भेजा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। और कांग्रेस का नेतृत्व या कांग्रेस अपना लीडर किसे मानेगी ये फैसला तो कांग्रेस के लोग करेंगे ना। मैं अपना लीडर राहुल गांधी को क्यों कहती हूं, ये फैसला तो सुप्रिया श्रीनेत करेंगी ना। ये फैसला मेरे लिए बीजेपी या बीजेपी का पन्ना प्रमुख तो नहीं कर सकते। मैं राहुल गांधी को अपना लीडर इसलिए मानती हूं क्योंकि मुझे वो निर्भीक लगते हैं, मुझे वो एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो बिना समझौते के लड़ते हैं, जो मेरे लिए वो एक, जब मेरे अंदर कोई संशय होता है मैं एक व्यक्ति की तरफ देखती हूं और वो राहुल गांधी है, तो मैं बिल्कुल उनको अपना नेता मानूंगी, उनका नाम राहुल गांधी हो या कुछ और हो। आपने कहा कि आपको टिकट मिला, आप चुनाव लड़े, जीत गए
तो वहां से परिवारवाद खत्म हो गया। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में ही न जाने कितने कार्यकर्ता हैं, कितने सक्षम कार्यकर्ता हैं जो किसी परिवार से नहीं आते हैं, तो टिकट पाने के लिए उनको अपने हवाई चप्पल और न जाने कितने जूते घिस देने पड़ते हैं। सुप्रिया जी, ये एक सवाल तो बनता है विकास जी कि देखिए, सुप्रिया श्रीनेत को आसानी से उनके बनिस्पत पर टिकट मिल सकता है, प्रियंका गांधी को आसानी से उनके बनिस्पत पर टिकट मिल सकता है, और वैसे कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता। देखिए ये मुट्ठी भर लोग हैं, प्रियंका गांधी, सुप्रिया या कोई और किसी का बेटा, ये मुट्ठी भर लोग हैं। मतलब 50,000 लोगों में ये मुश्किल से 50 लोग होंगे, इससे ज्यादा संख्या बीजेपी में है। लेकिन मैं वो दलील ही नहीं दूंगी भाई, बीजेपी में चाहे वो पूनम महाजन हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, एक लंबी जयंत, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बोलती रह जाऊंगी। चाहे वो फडणवीस जी हो, चाहे वो मुंडे जी की बेटी हो, एक लंबी लंबी लिस्ट है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है परिवारवाद का डिबेट तब खत्म हो जाता है जब जनता आपको चुन लेती है। टिकट मिलने की जहां तक बात है, 50,000 लोगों में, मतलब इस देश में 4,500 के करीब विधानसभाएं, कितनी विधानसभाओं में किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की बेटी है? मुश्किल से 20, 25, 30, 40, 50, 100। उसके बाद जो आम लोग, कांग्रेस का एक डीएनए है, कांग्रेस का क्या है डीएनए, वो डीएनए कांग्रेस? कांग्रेस का डीएनए मैंने ये भी है सुना है कांग्रेस के डीएनए के बारे में, पहले आप बताइए। कांग्रेस का डीएनए ये है कि कांग्रेस का डीएनए इस देश का डीएनए है। कांग्रेस का डीएनए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की विभिन्नता है और विभिन्नता में एकता है। कांग्रेस एक मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज है। कांग्रेस में कश्मीर में एक अलग भाषा बोलती है, वो कन्याकुमारी में तमिल या तमिलनाडु में दूसरी भाषा बोलती है, वो नॉर्थ ईस्ट में अलग दिखते हैं, गुजरात में अलग दिखते हैं। कांग्रेस उन सबको साथ लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस किसी को यह सुप्रीमेसी नहीं देती है कि आप एक पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं तो आप उनसे ज्यादा है। कांग्रेस में ज्यादा और कम किसी भी रीजन के लिए नहीं है, और इसीलिए क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तथ्य है ये बिल्कुल भी मान्य है। चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं, 30-40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आती है, उसमें राहुल जी भी होते हैं, उसमें तमाम ऐसे लोग होते हैं जो गैर परिवारवाद के हैं, बड़े नेता हैं हमारे। राहुल जी की डिमांड सब लोग क्यों करते हैं? जब चुनाव है तो मुझे राहुल गांधी चाहिए, मेरे लिए आके कैंपेन करें, और फिर मैं परिवारवाद के लिए मैं अपना ज्ञान दूंगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे पता है कि राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता हैं, उनकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, उनको सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, उनको सबसे प्रमुखता से लोग देखते हैं, वो सबसे कुशाग्रता से लड़ते हैं, एक संसाधन से, एक सिस्टम से, एक निरंकुश सरकार से। तो अगर उनके लिए सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है तो क्या आप ये कहेंगे कि परिवारवाद की वजह से आ रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सबसे उनकी वोट गेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मैं नहीं चाहता कि आप दोनों नेताओं में तुलना करें, क्योंकि दो अलग व्यक्तित्व तो अलग होते हैं। मैं सुप्रिया श्रीनेत से जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी की 4 बातें जो आपको प्रभावित करती हैं, प्रियंका गांधी की 4 बातें जो आपको प्रभावित करती हैं। 2 अलग नेता हैं, 2 अलग तरीके से कंडक्ट करते हैं, लेकिन एक समानता है, निडरता। दोनों बिल्कुल निर्भीक हैं, किसी से नहीं डरते, किसी बात से नहीं डरते, किसी कॉन्सिक्वेंस से नहीं डरते। राहुल जी की 4 बातें, सबसे पहले तो आई थिंक ही इज वन पर्सन हु वॉक्स विद द करेज ऑफ हिज कन्विक्शंस। अगर उनको लगता है कि ये सही है तो फिर वो उसके लिए डट कर लड़ाई करते हैं। उनकी तरह से लड़ना बहुत मुश्किल है, बेहद अडिग है, निर्भीक है। दूसरी बात उनकी ये कि उनके अंदर एक बहुत सॉफ्ट साइड भी है, और वो दिखावे में बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। बहुत लोगों को पता है आज की तारीख में कि निर्भया के भाई को उन्होंने पढ़ाया और पायलट बनाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में पुंछ में जो बच्चे अनाथ हो गए उनको अडॉप्ट किया। ये सारी बातें जब मैं राजनीति में नहीं थी तो पीआर के माध्यम से नहीं आती। निर्भया की मां ने जब कई सालों बाद खुलासा किया तब लोगों को पता चला। राहुल गांधी जी बहुत लोगों के लाइफ कोच हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी गलत राह पे चले जाते हैं, उनको उन्होंने कोच किया है, उनको सही राह पे लाया, तो उनका एक दूसरा साइड है। और मुझे ये बातें उनकी बहुत प्रभावित करती हैं, उनका करेज, उनकी निर्भीकता, और सच को वो हर कीमत पर बोलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको बाकी लोगों से विलक्षित करता है। कई बार उनको ये पता चलता है, उनको पता रहता है कि इस सच से मेरा राजनीतिक नुकसान होगा। अगर आपको यह पता रहता है कि इससे राजनीतिक नुकसान होगा तो आप थोड़ा सा सच कहने से शायद डरते हैं या झिझकते हैं। वो उस सच को भी बेझिझक होकर कहते हैं और कहते हैं कि इससे मेरा नुकसान होगा। इस मामले में वो सबसे बहुत अलग है। प्रियंका जी की मैं बात करूंगी, प्रियंका जी के अंदर संवेदनशीलता जबरदस्त है, बहुत साहसी है,
एक महिला होने के नाते उन पर अलग तरीके का, जो बीजेपी का गलीच राजनीति करने का तरीका, अलग तरीका अटैक होता है, उससे वो बिल्कुल अडिग रहती हैं। उनके अंदर एक मैंने चीज देखी है कि वो बहुत ही समर्पित बेटी, बहन, पत्नी और मां है। और मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते मैं उससे बहुत रेजोनेट करती हूं। आप राजनीति में परचम लहराइए, आप बहुत बड़े राजनेता बन जाइए और आपके घर पर आपकी कोई भूमिका नहीं है, तो आपका जिंदगी में फेलियर मैं मानूंगी। तो मुझे लगता है कि वो उनके अंदर बहुत बड़ी बात है कि वो उस रोल में बहुत कारगर है। वो भी निर्भीक है, अडिग है। वो शायद सार्वजनिक जीवन में कुछ चीजें शालीनता से ज्यादा कहती हैं। भाषा पर कमांड बहुत अच्छा है उनका, लेकिन अडिग और निर्भीक दोनों एक जैसे हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, प्रियंका जी के अंदर एक ये खूबी है कि वो जितनी उन्मुक्तता से हंसती हैं उतनी ही शिद्दत से लड़ाई भी करती हैं। मुझे याद है हाथरस हम लोग जा रहे थे और यही डीएनडी पर सारी बैरिकेडिंग लगी हुई थी और हमारे एक कार्यकर्ता को पुलिस जो थी वो मैन हैंडल कर रही थी और उन्होंने दूर से अपनी गाड़ी से देखा, मैं थी उनके साथ, और वो अपनी गाड़ी से कूद के उछली और वो गई और उन्होंने लोगों को पुश किया। शी वॉज नॉट ट्राइंग टू गेट इन टू अ कॉम्बैट विद द पुलिस, पर उनको लगा कि वो कार्यकर्ता बुजुर्ग है, उसको चोट लग सकती है, वो उसको लेकर आई। इस मामले में दोनों भाई बहन बहुत अलग है। मतलब भारत जोड़ो यात्रा की कितनी ही तस्वीरें हैं जहां पर छोटी बच्ची के जूते बांध दिए राहुल जी ने या प्रियंका जी ने। ये एक ब्रॉटअप की तमीज होती है। आप कितनी ही तस्वीरें हैं, कितने ही वीडियो आते हैं जहां पर खरगे जी को उतरते चढ़ते, आज हमारा ध्वजारोहण था, पानी था बहुत, राहुल जी उनका हाथ पकड़ के आ रहे हैं। उनको हम सबको खैर वजन कम करने की सलाह देते रहते हैं, पर हाँ, पर अब किसी स्टेज पर बैठकर पानी की बोतल खोलकर अगर आप पहले खरगे जी को ऑफर करते हैं, उनकी ग्लास में पानी डाल रहे हैं, ये दिखावा नहीं है, ये आपका ब्रॉटअप है। और ये प्रियंका जी में भी, और मुझे लगता है इसका बहुत श्रेय शायद सोनिया जी को जाना चाहिए। नहीं, और ये भी दिखता है पब्लिक लाइफ में भी कि राहुल और प्रियंका के बीच के जो रिलेशन है वो भी केमिस्ट्री बहुत मेरे भी मतलब दुर्भाग्यवश आई लॉस्ट माय ब्रदर बट आई रेजोनेट विद दैट। बहुत जिसको भी लगता है कि भाई बहन का संबंध कैसा होना चाहिए, बहुत ही क्लोज है, बहुत हंसी मजाक करते हैं, लेकिन एक चीज है, राहुल जी हम सबके आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड हैं, जिसको कहा जाता है ना कि आपका जो प्रेरणा स्रोत है। इवन प्रियंका जी का भी, वो कहती हैं ये मेरे नेता हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो, आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप परिवार में कई बार लोगों को उस तरह का सम्मान शायद नहीं देते क्योंकि भाई बहन है, लेकिन वो उस तरह का सम्मान उनको देती है। यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी को लेकर के हम सब ने देखा है, और ये मतलब ये कहने की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं, एक बड़ा लंबा कैंपेन चला जिसमें राहुल गांधी को अलग अलग मुद्दों पे उनकी समझ ठीक नहीं है, वो बोलते ठीक नहीं है, ये क्लिप चलाएगा और एक मुहिम चली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आप थोड़ा ईमानदारी से बताएंगी, इसलिए नहीं कि वो आपके मैंने ज्यादातर ईमानदारी से जवाब दी है। मैं मानता हूँ, मैं इस सवाल के लिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी से अपनी मुलाकात, किसी मुद्दे पे उनसे कोई ऐसी बात आपने सुनी जो आपको लगा कि अरे यार, इस इंसान के बारे में जो चीजें कही गई, जो चलाया गया मुहिम, उससे तो बिल्कुल ही उलट है ये। मैं आपको बताती हूँ, उदाहरण के साथ मैं उदाहरण दूंगी आपको, और ये पर्सनल बात है जो मैंने शायद आज तक कहीं कही भी नहीं है, लेकिन मैं ये बताऊंगी आपको। राहुल जी के बारे में जो भी अवधारणा फैलाई गई वो पूर्णतः गलत है। वो हर मुद्दे पर सही साबित हुए, वो इकोनॉमी पर सही साबित हुए, वो नोटबंदी पर सही साबित हुए, वो कोरोना पर सही साबित हुए, वो चीन पर सही साबित हुए, वो हर मुद्दे पर सही साबित हुए। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जबरदस्त पैसा, जबरदस्त पॉलिटिकल पावर और जबरदस्त मीडिया का प्रभाव यूज किया गया, और उसका ट्रिगर पॉइंट था जिसके बारे में वो खुद भी कभी कभी चर्चा करते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट था जब उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी, और वो नियमगिरी से शुरू हुई थी। नियमगिरी से, भट्टा परसौल से, जहां पर जमीन पर आक्रमण हो रहा था और वहां पर वो खड़े हो गए। उसके बाद से कॉर्पोरेट इंडिया के एक वर्ग ने जबरदस्त पैसा लगा के उनके खिलाफ, और बीजेपी थी उसमें, नरेंद्र मोदी का कैंपेन था उसमें, मीडिया के लोगों ने किया, एक वो किया गया। लेकिन सच और सूरज को आप दबा नहीं सकते, और दुनिया ने असलियत देख ली। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में वॉक किया तो बड़े बड़े लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, वो अलग चीज है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बात बताती हूं। उसके पहले मैं जरूर ये कहूंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप उनके पास जाते हैं, आप उनसे आइडिया डिस्कस करते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो राहुल गांधी जी से डिस्कस किया हो और उन्होंने उस आइडिया को बेहतर ना किया। मुझे लगता है लीडरशिप का ये एक बहुत बड़ा गुण होता है। लीडरशिप आपकी बात से सहमत हो सकती है, असहमत हो सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन हर आइडिया को आपसे बेहतर करना लीडरशिप की ये पहचान होती है।
मैं आपको बताती हूँ, मैं प्रवक्ता बनी और मैं थोड़ी आक्रामक प्रवक्ता थी। कांग्रेस वाले थोड़ा पहले शायद शालीनता से ज्यादा थे। प्रवक्ताओं को आक्रामक होना ही पड़ता है, मुझे लगता है। नहीं, पहले नहीं थे ना, प्रवक्ता अब ज्यादातर अब होने लगे हैं ज्यादा। अच्छा। और मैं थोड़ा सा उसमें श्रेय लूंगी कि मैंने वो शुरुआत करी। अच्छा, चलिए। लेकिन चलिए, मतलब मैं थोड़ी आक्रामक प्रवक्ता भी हूँ। और फिर सोशल मीडिया मैंने संभाला तो वो भी थोड़ा सा आक्रामक रहा, उससे बीजेपी थोड़ी दिक्कत भी हुई। तो मुझे बहुत ट्रोल भी करते हैं। और महिला को आप ट्रोल क्या करिएगा, महिला को आप उसके कदकाठी पर कोई सेक्सुअल अब्यूज करके इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं। तो मुझे याद है एक बार मैं राहुल जी से बात कर रही थी और मैंने उनसे पूछा ये बात कि आपको ये सारी बातें कहते हैं सामने वाले, आपको प्रभाव कैसे नहीं पड़ता? मतलब उनके अंदर कोई गुस्सा ही नहीं है, उनके अंदर कोई नाराजगी ही नहीं है। कभी उन्होंने कहा नहीं कि नेवर, ही हैज नेवर गॉटन एंग्री कि अरे इसने ये क्यों कह दिया, कभी भी नहीं। तो मुझे ये हमेशा लगता था कि ये बनावटी है, ये सच है। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तो उन्होंने कहा ये मेरा सच थोड़ी है, जो मेरे बारे में कहते हैं वो कहते हैं, मेरा सच तो मैं जानता हूं ना। तो उनके कहने या ना कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? उनकी बात आती है, यहां से होती है, इधर से निकल जाती है, मैं थोड़ी उसको ऑब्जर्व करता रहता हूं। और फिर उन्होंने मुझे उस दिन बोला था कि मुझे पता है तुम मीडिया में जाती हो, मुझे पता है तुम सोशल मीडिया करती हो, मुझे पता है तुम्हें ट्रोल भी करते हैं, तुम्हारा सच क्या है ये तो तुम्हें पता है ना। ट्रोल कैसे डिसाइड करेगा तुम्हारा सच? तुम्हें पता है तुम्हारा सच क्या है। ये जो एक उदाहरण था ना, मतलब ये थोड़ा मैंने अपने पिताजी से भी सीखा था। मेरे पिताजी भी बड़े क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे, बड़े आंदोलनकारी थे। जो लोग उनको जानते हैं वो बताएंगे आपको। सोशलिस्ट से शुरुआत करी थी, फिर कांग्रेस में, तो उनका भी एक व्यक्तित्व ऐसा था। तो थोड़ा बहुत उधर से था। और जिस दिन राहुल जी ने बात की ना, उसके बाद से मुझे मेरे बारे में कौन क्या कहता है मुझे जीरो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर। और मुझे लगता है ये एक बड़ा लेसन लाइफ का मैंने उनसे सीखा है कि आपके बारे में कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आप अपनी असलियत जानते हैं ना, आपको पता है आपका सच क्या है। तो सुप्रिया जी, अपने वार्तालाप के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पे बात करते हैं। बहुत पुरानी पार्टी है, एक बड़ी लेगेसी है, साथ में तमाम चीज़ें हैं। उसके साथ बीच में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम भी चलाई थी कि कांग्रेस मुक्त भारत का मुहिम चला था। उसके बाद जब कांग्रेस के लोगों से बात करिए, कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। अच्छा, मतलब आप इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पिछले दिनों में, एक एक करके। लेकिन कांग्रेस के जब कुछ लोगों से बातचीत करिए, खासतौर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो लड़ रहे हैं, जो आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो यही बताते हैं कि इस पार्टी में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। इतने गुट हैं हर राज्य में, इवन दिल्ली में भी, कि उससे पार पाना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस गुटबाजी से कैसे निपट रहे हैं? कोई रास्ता खोज पाए हैं आप लोग, या ऐसे ही चलेगा कांग्रेस पार्टी में? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, राजनीति जो है ना, वो महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है। ये कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तो है नहीं कि आज आप कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, फिर आप सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट बनिएगा, फिर आप स्पेशल बनिएगा, फिर आप असिस्टेंट एडिटर बन जाइएगा, फिर एसोसिएट बन जाइएगा, फिर आप एग्जीक्यूटिव बने, फिर आप मैनेजिंग एडिटर। इस तरह से तो कुछ होता नहीं है। कोई अप्रेजल का चक्कर तो है नहीं यहाँ पे कि आपने ये सारे कियारे पूरे कर लिए तो इस बार आपको 5 में से 4 की रैंकिंग मिलेगी। ऐसा तो सिस्टम नहीं है। सिस्टम बहुत फ्लूइड होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, हमारा या किसी और का भी। तो कांग्रेस जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस में जो लोग हैं वो महत्वाकांक्षी है, जैसे राजनीति में ज्यादातर लोग होते हैं। जहां पर भी महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वहां पर दूसरा महत्वाकांक्षी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा भी रहती है, थोड़ी बहुत गुटबाजी भी रहती है। इस तरह की गुटबाजी अगर मैं बीजेपी में गिनाने पर आ जाऊं, जो मुझे लगता नहीं कि करना जरूरी है। मतलब अब जब गुजरात में, अब भगवान उनके हमेशा, रूपाणी जी और CH पाटिल जी की तो बातचीत नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश में जो सिर्फ फुटअव्वल मचा हुआ है योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए, वसुंधरा राजे जी और भजनलाल शर्मा जी का 30 का आंकड़ा, गुलाब सिंह कटारिया का सब लोग ही जानते थे। मध्य प्रदेश में शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी का 30 का आंकड़ा सब लोग जानते। तो मुझे लगता है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन जहां पर भी राजनीतिक लोग रहेंगे, प्रतिस्पर्धा रहेगी तो गुटबाजी होगी। मुझे लगता है लीडरशिप को पता है कि ये सारी चीजें होंगी, और उसके बावजूद भी एक विचारधारा की बात है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में एक अंतर है। कांग्रेस 11 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन कांग्रेस का जो अंतिम सिपाही है, जो कार्यकर्ता हमारा झंडा उठाकर गांव में या शहर में लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारा असली सैनिक है। क्योंकि उसको ना सत्ता का भोग मिलने वाला है और वो प्रताड़ित हो रहा है विपक्ष में रहने की वजह से, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस का झंडा उठाए। क्योंकि कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा एक विचारधारा है। और वो क्या विचारधारा है
कि ये देश लोकतांत्रिक होना चाहिए, इस देश में सेक्युलरिज्म बहुत जरूरी है, इस देश में भेदभाव नहीं हो सकता, इस देश में आप किस धर्म के हैं उसके नाम पर आपको पीटा नहीं जा सकता, आपको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों का सम्मान होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप ये जानती है, लीडरशिप समझती है कि थोड़ी बहुत गुटबाजी होगी हर जगह, और वो निपटते हैं। जब समय आता है तो हम सब एक हो जाते हैं और हम सब एक होकर लड़ाई जबरदस्त लड़ते हैं। और थोड़ी बहुत गुटबाजी होना मुझे लगता है स्वाभाविक है और वो होनी भी चाहिए। अदरवाइज तो हम आरएसएस की तरह शाखा बन जाएंगे। हम शाखा नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े बहुत बर्तन बजने चाहिए जिससे कि डेमोक्रेसी की खनक आती रहे। इंटरनल डेमोक्रेसी की बात बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। फिर राहुल गांधी जी का एक बयान आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में दो तरह के घोड़े हैं, बारात वाले और दौड़ने वाले, और जहां दौड़ने की जरूरत होती है वहां बारात वाले घोड़े आगे हो जाते हैं और जहां बारात के घोड़ों में दौड़ने वाले घोड़े चले जाते हैं। सवाल लोग ये पूछते हैं कि फिर तो अगर लीडरशिप को ये पता है, इस समस्या के बारे में जानकारी है, तो कार्रवाई करिए, ऐसा नहीं होता सही है। घोड़े को सही जगह पे डालिए। आप एक कर रहे हैं, वो जो हमारा संगठन सृजन चल रहा है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर जहां पर इसका आगाज और शुरुआत हुई है, जो हम डीसीसी का अपॉइंटमेंट एक पैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का हेड होगा, उस पर जाके एआईसीसी के पर्यवेक्षक वहां पर 2-2 3-3 दिन रुककर, हफ्ते भर रुककर जिलों में मिल रहे हैं, लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बाद यहां से वो संगठन सृजन का कार्यक्रम है। वो लड़ाई के घोड़ों को आगे खड़ा करने की बात है। देखिए, कुछ ऐसे घोड़े हैं जो शायद शादी के घोड़े हों लेकिन कभी वो लड़ाई के घोड़े रहे होंगे, तो आप उनको रहने देते हैं, आप अस्तबल से निकाल थोड़ी सबको फेंक देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में हर तरह के व्यक्ति का स्थान है। हां, अगर आप पार्टी विरोधी काम करिएगा, या अगर आप हमारी विचारधारा के खिलाफ काम करिएगा, या अगर आप हमारे सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ करिएगा, तो आपके लिए जगह नहीं है। और एक बात यह भी है कि कांग्रेस में रहने वालों को लड़ाकू और निर्भीक होना पड़ेगा, क्योंकि आज की राजनीति वो है। आज की राजनीति विपक्ष में रहकर करना बड़ा मुश्किल है, और जिनके लिए ये ज्यादा मुश्किल साबित हुई, जिनको नहीं ये राजनीति समझ में आई, जो नहीं लड़ पाए, वो आज भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा की वॉशिंग मशीन में गोता लगाकर अपने ईडी सीबीआई केसेस बंद कराकर, किसी ने अपने राज्य रजवाड़ों की रखवाली करके, किसी ने अपने महल और जमीनें बचाकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। सवाल यहाँ बदल गया मेरा थोड़ा। अब मुझे ये बताइए कि आप ही के साथ जो लोग कांग्रेस पार्टी में थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में, और किसी डिबेट में आप ही दोनों एक स्टूडियो में पहुंच गए, तो हंसी आती है उनके ऊपर, हंसी आती है। बिल्कुल, क्योंकि आप इसलिए हंसी आती है। देखिए, आप राजनीति में हो या ना हो, आपकी एक पहचान होती है, और वो पहचान आपका नाम विकास है या मेरा नाम सुप्रिया, इससे नहीं है। हम कौन हैं, हम किस तरह की बात करते हैं, हमारी विचारधारा क्या है, हम किन सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं, उससे हमारी पहचान है। वो बीजेपी वालों की भी होती है। वो आज तक आपकी एक पहचान है, फिर आप थाली का बैंगन बने, बेपैंदी का लोटा, आप लपक के वहां गए। कल तक आप कहते थे राहुल गांधी मेरे सबसे अच्छे नेता, आज आप राहुल गांधी को भला बुरा कह रहे हैं। कल तक आप कहते थे धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं जी नहीं, मुसलमान सबसे खराब है, पाकिस्तान चले जाएं। कल तक आप कहते थे कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का सम्मान होना चाहिए, अब आप कह रहे हैं नहीं 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 भाई, सवर्णों का होना चाहिए। तो ये जो विचारधारा की गुलाटी मारी जाती है, उन लोगों पर हंसी आती है। मतलब उन लोगों के पुराने ट्वीट्स देखकर हंसी आती। क्या शर्मिंदा करेंगे ऐसे लोगों को? आप तो डिबेट में कह रहे हैं, मैं तो उन लोगों के लिए जो मंत्री बने बैठे हुए हैं भारत सरकार में। आप कल तक जिन मोदी जी को आप नकारा कहते थे, जिन मोदी जी को आप गुनहगार मानते थे, आज आप उन मोदी जी का चरण वंदन करते हुए आपको अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो लोग होते हैं, जैसे मेरे घर में भी बच्चे हैं, वो देखते हैं कि मैं क्या बातें करती हूँ, क्या विचारधारा है। आप जब ये परिवर्तन करते हैं तो आप अपने बच्चों से आंख कैसे मिलाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आप अपने बच्चों को कुछ चीजें सिखाते हैं ना, बेटा ये अच्छी चीजें होती है, खराब चीजें होती हैं, तो आप कल को कहेंगे नहीं जो अभी तक मैंने सिखाया वो सब गलत था, अब ये नया सीखना शुरू करो। तो मुझे समझ में नहीं आता। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई बाध्यता हो सकती है, आप हो सकता है कि आपको कांग्रेस में रह के नुकसान हो रहा हो, आप छोड़ दीजिए राजनीति। मतलब मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी ज्वाइन करने से बेहतर है आप राजनीति छोड़ दीजिए। मैं तो वही करूं अगर कभी ऐसा मौका आए। मैं बीजेपी क्यों ज्वाइन करूंगी? मेरी क्या अपनी आंखों में इज्जत रह जाएगी कि जिस व्यक्ति का या जिस विचारधारा का या जिस संघ का मैंने विरोध किया जीवन पर्यंत, आज मैं कुछ लाभ लेने के चक्कर में उन्हीं के चरणों में पड़ी हूं। ये कैसे हो सकता है? आप ये कह रही हैं, लेकिन अगर भविष्य में कभी आपने रास्ता बदला तो यही क्लिप वायरल। मैं राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन मैं रास्ता बदल के बीजेपी नहीं जाऊंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति जो है वो ये कही जाती है शमशान कब्रिस्तान की होती है। वहां पर लाल किले की प्राचीर से कहा जाता है आपकी बेटी को कोई उठा के ले जाएगा।
वहां पे मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं जो महात्मा गांधी के हत्यारे को जिंदाबाद के नारे लगाते हो। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं जो महात्मा गांधी के हत्यारे को के उपासक को अपनी पार्टी का सांसद बनाए। मैं नहीं बन सकती। कुछ चीजें जो है वो कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता पक्ष विपक्ष से मेरे लिए ऊपर है। मेरे लिए महात्मा गांधी, मेरे लिए नेहरू, ये कांग्रेस के नेता नहीं है, ये इस देश के नेता हैं। और इनके खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र बीजेपी कहती है, करती है, साजिशें, जिस तरह के फर्रे भेजते हैं, मैं नहीं कर सकती हूं। मैं उस दल का हिस्सा नहीं बन सकती हूं जो नाथूराम गोडसे के लिए अपने मन में सहानुभूति रखता है। आज स्वतंत्रता दिवस है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो डाला। उस वीडियो में तमाम डायमंड्स डाले गए। उसमें नेहरू जी को तो नहीं डाला जाता, वो तो उनकी कुत्सित मानसिकता है। उसमें महात्मा गांधी को भी नहीं डाला गया। आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनको दुनिया भर में वैधता गांधी के आगे झुककर मिलती है, आपके वीडियो में वो नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकती हूं। कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखकर थोड़ी दिया कि अगर जिंदगी जीनी है 15-20 साल और तो राजनीति करो। अरे नहीं करेंगे राजनीति, कुछ और करेंगे जीवन में। इसमें शायद थोड़ा सेल्फ रिलायंस भी चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैंने ये देखा है, दोनों तरफ देखा है, जो लोग राजनीति करते हैं वो उसी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो शायद अपना वजूद उसके इर्द गिर्द समझने लगते हैं। मैं राजनीति के अलावा भी मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। मैं राजनीति के अलावा भी बहुत कुछ करती हूं। मैं एक प्रोफेशनल थी। मेरे पिताजी राजनीति में थे। आधी कांग्रेस को नहीं पता था कि मैं किसकी बेटी हूं। मैंने अपने दम पर अपना नाम कमाया। मैं अपने दम पर एग्जीक्यूटिव एडिटर बनी। किसी को नहीं पता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति करना कोई डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। राजनीति सिद्धांतों पे करनी चाहिए। हम राजनीति में क्यों हैं? मेरे लिए राजनीति कोई मैं संसद पहुंच जाऊं, ये राजनीति नहीं है। मेरे लिए राजनीति है कि जिन सिद्धांतों को मैं सही मानती हूं, जिस भारत के इतिहास पर मुझे गर्व है, जिस भारत के महानायकों को मैं अपना महानायक मानती हूं, उन सिद्धांतों पर मैं चलूंगी। और अगर उसका कोई विरोध करता है तो उसका मैं विरोध करूंगी। मेरे लिए विचारधारा की लड़ाई। मुझे ये बताइए कि राजनीति में होने का मतलब यही तो है कि अपनी विचारधारा पे बने रहते हुए सत्ता में आना, विधानसभा पहुंचना, संसद पहुंचना, इसमें बिल्कुल सत्ता में आना। लेकिन सत्ता में आने की लोलुपता में अपनी विचारधारा से समझौता कर देना कैसे राजनीति है? या सिर्फ सत्ता में आने की लालसा रखना और उसके लिए अपने काम से समझौता करना कैसे राजनीति? ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, जो समझौता करते हैं। उनका उधर भी उतना स्नेह रहता है, इधर भी इतना स्नेह रहता है। तो मुझे लगता है कि अब जो राजनीति है, एक्चुअली लेट मी चेंज, अब जो राजनीति है वो दो पार्टों पर चल के नहीं हो सकती है। अब राजनीति में आपको साइड चूज करनी पड़ेगी। अच्छा, चुनना पड़ेगा। बिल्कुल, या इधर या उधर। वो मेरे शत्रु नहीं है, मेरा उनसे कोई खेतमेड़ का झगड़ा भी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे देश का सवाल है वो मेरे देश के खिलाफ है। तो आपकी पार्टी से जो कुछ लोग गए, मेरी किसी से कोई दोस्ती नहीं है। ये पहले ही अब काट रही हैं। मुझे पता है, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, बातचीत तो होती होगी। मतलब शिष्टाचार कहीं मिल गए तो नमस्ते प्रणाम हो गया। मैसेज नहीं, क्या मतलब है? आपने जब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता कर लिया तो फिर क्या मतलब है? एक पति पत्नी की शादी होती है। पति पत्नी की शादी का जो बेसिस है वो भरोसा है, प्रेम होता है, भरोसा होता है। अगर वो भरोसा ही तोड़ देता है रिश्ते में तो फिर क्या मतलब है? वैसे ही होता है राजनीति में। आप है कि भरोसा है कि आप वी आर कॉमरेड्स टुगेदर, आप हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम एक विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, हम इस देश के उस प्रारूप के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए आजादी की जंग लड़ी गई, और फिर आप जाके उसकी बिल्कुल ऑपोजिट विचारधारा के साथ मिल जाइए। कैसे? जो लोग गए कांग्रेस पार्टी से वो सब के सब ज्यादा कायर थे। नहीं, उनके आरोप तो सुन लीजिए। वो आरोप जो भी लगाए कायर थे। मुझे इसको कहने में कोई जरा सा भी लेश मात्र भी संशय नहीं है। कायर थे, डरपोक थे, डर के चले गए। उनके अंदर गूदा नहीं था लड़ने का। वो ये कह रहे हैं कि लीडरशिप जो, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सत्ता में पैदा हुए, सत्ता में चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, सत्ता का सुख भोगा, और विपक्ष में रहकर अंदर कलेजा नहीं था कि विपक्ष की लड़ाई लड़ सके। वो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो अपने आप में खोया हुआ है, उसके पास वक्त नहीं है हमसे मिलने के लिए। कांग्रेस के बड़े नेता जो गए पार्टी से पिछले दिनों में, वो सब के सब यही आरोप लगाते हैं, खासतौर पर राहुल गांधी पर। जो वहां गए वो कोई वहां जाके कार्यकर्ता तो बने नहीं। भाई कांग्रेस बड़ी खराब थी, आप वहां जाके कार्यकर्ता बन जाते, आप लड़ाई लड़ते,
आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते। मुझे तो बड़ा बुरा उन लोगों, आप अभी परिवारवाद पे बात करें, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है उन लोगों के लिए जिनके टिकट काट काट के इन कांग्रेसियों को दिए गए, जो 40-50 साल जिन्होंने कांग्रेस का पहले सुख भोगा, अब वहां सुख भोग रहे हैं, और भी सरकार जाएगी तो यहां आने की वापस कोशिश करेंगे। ये असलियत है, जीवन की असलियत ये है। और मुझे इसको कहने में मुझे लगता है कि ये थोड़ा विवादित है, लेकिन मैं कहूंगी, आप सत्ता के उस सुख का आपने इतना सुखपान किया है कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। विपक्ष में राजनीति मुश्किल है, आपके खिलाफ केसेस होंगे, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपकी सदस्यता जाएगी, आप चुनाव हार भी सकते हैं। विपक्ष में रहने का बहुत बहुत बड़ी मुश्किल होती है। आपके अंदर कलेजा नहीं है वो लड़ाई लड़ने का, आपके अंदर नहीं वो कलेजा है कि आप राहुल गांधी की तरह कहिए कि मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, 2 साल की सजा सुना दी जाए, आपकी सदस्यता चली जाए। नहीं, आपके अंदर वो कलेजा। आप कायर हैं, आप कायर हैं क्योंकि आपको पता है कि आप उधर चले जाएंगे तो आपकी जमीन का जो विवाद है वो सुलझ जाएगा, आपको 400 करोड़ की जमीन मिल जाएगी। आपको पता है आपके खिलाफ जो ईडी का केस है वो उधर जाते ही बंद हो जाएगा। अरे यहां रहिए, ईडी के केस से लड़िए। राहुल जी कहते हैं 50 घंटे क्या 50 दिन मुझसे पूछताछ करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लेकिन अच्छी चीज होती है, जब समुद्र का मंथन होता है ना, तो विष और अमृत अलग होता है। मुझे लगता है ये जो 11 साल थे, इसमें बहुत सारे लोगों की असलियत भी सामने आई, बहुत सारे लोगों की सच्चाई भी सामने आई। अधिकांश लोग जो गए, और ये फिर से विवादित बात कह रही हूं, वो सब वो लोग थे जिनकी आपने परिवारवाद वालों की बात करी, नाम उठा के गिनने शुरू कर दीजिए। वो लोग थे जिन्होंने पहले अपने पिता का या परिवार के थ्रू सत्ता का सुख भोगा, फिर यंग रहने के नाते कांग्रेस यूपीए सरकारों में सत्ता का सुख भोगा, और अब बीजेपी में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये वो लोग नहीं थे जो नीचे से उठकर, जमीनी स्तर से उठकर राजनीति में आए थे, वो आज भी कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल इस वार्तालाप की, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी अब फ्रंट फुट पे हैं, वो पहले भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, मैं उसमें कोई डिबेट नहीं है। अब राहुल गांधी की उपस्थिति दिखती है बहुत ज्यादा, इसकी अलग अलग वजहें हो सकती हैं। सवाल लोग ये भी करते हैं, और कुछ अंदर खाने की जानकारी रखने वाले लोग ये बताते हैं कि राहुल गांधी में बहुत बेचैनी है अपने कांग्रेस को बनाने की, और वो अपनी टीम बना रहे हैं, एक जनरेशनल चेंज हो रहा है कांग्रेस में। तो आप भी तो कह रही थी बातचीत के शुरू में कि ये नया कांग्रेस है, तो बताइए, नए कांग्रेस के बारे में बताइए, इसी बातचीत को खत्म करें। नहीं, मुझे लगता है ये गलत है कि वो अपनी कांग्रेस उनकी है, हम सब उनके हैं। मुझे आज भी याद है कि मतलब वो जब भी कहते हैं आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा है, यू आर माय फैमिली। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को अपना नया बना रहे हैं। देखिए, ये जनरेशनल चेंज तो होगा ना। जो हमारे नेता आज 80, 85, 90 साल के हो गए, तो वो तो जगह बनाएंगे, नए लोग आएंगे। तो हमेशा हम लोग ज्यादा नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों से उनकी बातचीत होती है, उनकी आक्रामकता से शायद हमारी आक्रामकता मैच करती है, उनकी दो टूक बातों से शायद हमारी दो टूक बातें मैच करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी नई कांग्रेस बना रहे हैं। मुझे लगता है वो नए लोगों को चांस दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे बहुत सारे इंचार्जेस बन रहे हैं स्टेट्स के, या जनरल सेक्रेटरीज बन रहे हैं, वो लोग बन रहे हैं जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। एंड इट्स अ गुड मिक्स, कुछ पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, कुछ गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, और ये अच्छा है। इस तरह की चीज, एक्सरसाइज तो होनी चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी से इतने विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहुत मजा आया, थैंक यू।